आपकी फैज़ हमीद साहब से भी अकेले में कोई मुलाकात हुई है? हर चीज़ नहीं शेयर करने का। तो जब किताब लिखूंगा तो उससे नहीं तो आ जाए। जो पॉलिटिकल आउटसोर्स थी पीटीआई की, वो तो जनरल फैज़ हमीद को दी हुई थी ना। ये इमरान खान की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। दैट फार्मूला नेवर हैज़ वर्कड इन पाकिस्तान। आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है बाजवा साहब से? मेरी 2 दफ़ा हुई थी। जो आपकी लास्ट वाली मुलाकात हुई है उसमें फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे? जी। ख्याल किया जाता है कि उस मुलाकात के बाद ही जो है वो इमरान खान की हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू हुआ, मगर एक ख्याल ये भी है कि फैज़ हमीद साहब तो पीटीआई की हुकूमत को चलने देना चाहते थे। एक्चुअली इसमें अबहम है। तो सर उस नहीं, मुलाकात के बाद और फैज़ हमीद भी हाँ। मौजूद हैं, आपको कुछ इशारे मिले थे कि लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है या इमरान खान के लिए कुछ सख्त होने वाला है? जो उनकी जो रोमांस था इमरान खान के साथ, वो ख़त्म हो चुका था। बाजवा साहब भी थे और फैज़ हमीद साहब भी थे। उसमें जब आप उठ के आ रहे थे तो आप क्या गेन करने में कामयाब हुए थे? जो नेक्स्ट 1 वीक में मैंने देखा कि मरियम नवाज़ को मीडिया ने कवरेज करना शुरू कर दिया है। क्या नून लीग आपसे इस वजह से भी नाराज़ है कि उनको लगता है कि आपने डबल प्ले किया है जब आप इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में पैचअप करवा रहे थे? डबल खेल रहा होता तो फिर मुझे किसी पार्टी की तरफ से तो फ़ायदा होता ना। मुझे तो इमरान खान की हुकूमत से भी नहीं फ़ायदा हुआ, ना उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से फ़ायदा हुआ, ना नून लीग से फ़ायदा हुआ। क्या आपकी करैक्टर एसेसिनेशन भी की गई, एक वीडियो को जोड़ा जाता है, मुझे नहीं पता उसमें क्या सदाकत है क्या नहीं, ये कौन हो सकता है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मेरे फैमिली के सामने ला के जो असल कल्प्रिट्स थे हल्फिया बयान वो भी सुनवा दिया था कि हाउ दिस वाज डॉक्टर्ड एंड हाउ दिस वाज मेड एंड दे रिग्रेटेड हैविंग डन दैट। जब उन्होंने पकड़ लिया था, उनको भी पता है, फैज़ हमीद को भी पता है इस चीज़ का, जनरल बाजवा को भी पता है उस चीज़ का। तो आपने मुस्लिम लीग दौर में बहुत मुश्किल वक्त देखा, बड़े बड़े साइड पे हो गए थे, आपने डिफेंड किया। असद उमर साहब की पार्टी पर जब बुरा वक्त आया, आपको नहीं लगता कि उन्होंने बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। एज अ होल पीटीआई शुड हैव शोन मोर करेज। बहुत से लोगों ने दिखाई है ना। मेरे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने नून लीग को उस वक्त डिफेंड किया जब उस पर बुरा वक्त था, मगर जब हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए तो पार्टी से नाराज़गी हो गई। वो नून लीग की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के तर्जुमान रह चुके हैं, साबिक गवर्नर सिंध भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब की। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रफ्तार सर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। सबसे पहले करंट सिचुएशन से शुरू करते हैं। जी सर, इलेक्शन जो हुए हैं इसमें आपको क्या लगता है कि नून लीग ने गेन किया है या लूज़ किया है? लूज़ किया, बहुत ज़्यादा लूज़ किया। अच्छा। आई थिंक नून लीग एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स रही है और बहुत अरसे तक रही है। अब ये ऐसी सूरत हाल में आप जहाँ आपका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, जीटी रोड फॉर एग्जांपल अगर आप जिसको कहते हैं, वहाँ अगर डेंट पड़े, बावजूद इसके कि जो भी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स बताए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे फैसलाबाद डिवीज़न को अगर आप देखें, गुजरांवाला डिवीज़न को आप देखें, लाहौर इटसेल्फ में बहुत सिग्निफिकेंट इनरोड्स हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जेलम, चकवाल वगैरह वहाँ की अगर सही सूरत हाल पता चले तो मेरा ख्याल है PMLN हैज़ रियली लॉस्ट। मतलब आपको भी लगता है कि इलेक्शन में कुछ हुआ है, गड़बड़ हुई है? इलेक्शंस में देखें, एक तो ये है ना कि एक आम पाकिस्तानी के हवाले से अगर आप फॉलो कर रहे हों तो उसका जो सारा प्रोसेस था, हम सब कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन डे नहीं होता, उसके बाद और उससे पहले के भी जो वाक़यात होते हैं दे ऑल इन्फ्लुएंस द इलेक्शन रिजल्ट्स। सो एक तो वो था कि जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स, उसके बाद उससे पहले भी जो क्रैकडाउन था, उसमें अगर आपने सवाल पूछना हो वो अलग है, बट क्रैकडाउन तो था। कराची जैसे शहर पे हमें पता है 25-50 लोग पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं निकल सकते थे। पूरे पाकिस्तान में हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन थी ही नहीं पीटीआई की तरफ से, कोई नेशनल लेवल लीडर नहीं था। ये पहला इलेक्शन होगा मेरा ख्याल है जमहूरियत में कहीं भी कि एक पार्टी लीड ही नहीं कर रही थी। जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ जो है ऑब्वियसली लीडिंग PMLN, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, इसी तरह से बिलावल ने पूरे पाकिस्तान में कैंपेन की, सब जगह गए, इवन आसिफ जरदारी साहब ने एंड सो ऑन। तो अब एक वो भी कैंपेन भी नहीं कर सक रहे थे। दूसरे उनके पास वो जो नेशनल लेवल लीडर्स थे या रीजनल लेवल लीडर्स थे, जो टाइम लगता है एक पार्टी को बिल्टअप करने में, चाहे वो लोग शाह महमूद कुरैशी टाइप जो कि अंदर बंद हैं, या बहुत से वो लोग जो कि छोड़ चुके हैं पॉलिटिक्स। सो बाय एंड लार्ज देयर वाज अ न्यू पीटीआई दैट हैड इमर्ज्ड,
और वो वही था, वो जो कहते थे ना मुजीबुर रहमान खंबे को खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। सो फॉर द सपोर्टर्स ऑफ पीटीआई इट मेड नो डिफरेंस है कौन है। फिर उसके बाद जो हमने देखा कि नॉमिनेशन पेपर्स में जितनी मुश्किलात आई, और ख़ास तौर पर पंजाब में जो मुश्किलात आई, और फिर सिंबल ले लिया, तो सिंबल ने मतलब सो इट वाज एन अनइवन कॉन्टेस्ट। और फिर इलेक्शन डे में जो हुआ, जिस तरह से इलेक्शन रिजल्ट्स बताए गए, वो इलेक्शन कमीशन ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया कि जी इलेक्शन रिजल्ट्स बताने में आपने कुछ हलकों में तो बड़े एक शहर लाहौर में तो कुछ हलकों में रिजल्ट्स बड़े आराम से आ रहे थे, और कुछ में शाम को 6:30 बजे बंद होने के बाद सुबह को फाइनल रिजल्ट आ गया और उसका इंटरनेट का बहाना बनाया गया। तो भाई बाकी लाहौर के शहर में इंटरनेट क्यों चल रहा था और इधर क्यों नहीं चल रहा था? एंड फिर उसके बाद जिस तरह से उसको रिजल्ट्स एक जिस तरह कराची को ले लें, आई मीन कराची में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ। कराची में तो ये अगर कोई कहे कि जी ये जेन्युइन रिज़ल्ट है, तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा आपको एक्सेप्ट करना। मैं पीपल्स पार्टी जो सीटें जीती है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा बाय द वे। तो आपके ख्याल में किसका हक मारा गया? कराची की बात कर रहा हूँ, और पीटीआई किसको का। दिया गया? जाहिर सी बात है 15 सीटें कराची में, 15 मिली ना एमक्यूएम को, 2 शायद हैदराबाद में मिली, 17 सीटें। तो ये तो वो तो ग्रेट डेज ऑफ अल्ताफ़ हुसैन में ऐसे ही रिजल्ट आता था। पता नहीं आपको नज़र आती है वो सपोर्ट, मुझे तो नहीं नज़र आती। तो मेरा ख्याल है वो उस 15 में से कम 7-8 तो डिज़र्व करते थे पीटीआई वाले। अगर इतने लार्ज स्केल पर इरेगुलरिटीज़ हों तो गिविंग फुल बेनिफिट टू एवरीवन इंक्लूडिंग पीएमएलएन फॉर एग्जांपल, इंक्लूडिंग एमक्यूएम, तो उसका फैसला होना ख़ास तौर पर उस सिचुएशन में जब जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं उनके पास अपनी एक वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, फार फार शॉर्ट ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी। तो एक तो वैसे ही आपका एक क्वेश्चन मार्क है। एंड इवन पीएमएलएन के अपने पुराने लीडर्स जैसे साद रफ़ीक वगैरह हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि जी आप ऑपोजिशन में बैठें क्योंकि रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि आपके पास मैंडेट है। तो अगर उनके पास मैंडेट नहीं है तो किसी और के पास है, इसका मतलब है। तो वो कौन है, तो उसका फैसला द रियल विनर, हु इज़ द रियल विनर, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। सर अभी आपने खुद कहा कि नवाज शरीफ को कैंपेन के दौरान उस तरह की मतलब अपोजिशन का सामना नहीं था, इमरान खान क्योंकि जेल में थे। तो सर ये इसका रीज़न क्या है? नवाज शरीफ साहब अकेले दौड़ के भी हार क्यों गए? आपके ख्याल में क्या रीज़न है इस डिफीट का? एक तो फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत से रीज़न्स हैं। एक तो उसमें जो 16 मंथ की कारकर्दगी है पीएमएल लेड पीटीएम गवर्नमेंट की, उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत ही स्मार्टली अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया कि उस 16 महीने की परफॉर्मेंस का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो महंगाई हुई थी उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। सो उन्होंने अपने जो सपोर्टर्स को कन्विंस भी बेच भी दिया ये नैरेटिव कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, ये पीएमएलएन थी जो सारी रिस्पॉन्सिबल थी। अब जाहिर है वो पीएमएलएन को कैसे उसका नैरेटिव काउंटर नैरेटिव करना चाहिए था, एंड आई थिंक दैट इज़ अ फेलियर बिकॉज ऑब्वियसली जब 12 जमातें थीं तो 12 जमातों में कुछ ना कुछ तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो सारी की सारी पीएमएलएन के खाते में आ गई और जो वोटर था वो कन्विंस था ये सारी ये पीएमएलएन की हुकूमत थी। अब अगर जाएं कि क्या 16 महीने की हुकूमत लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, मियाँ नवाज शरीफ वॉज वेरी क्लियर कि नहीं लेनी चाहिए थी। यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। बहुत से दूसरे मैं भी बिल्कुल मैंने उस 16 महीने के दौरान भी ये कहा था कि वो हालात थे ही नहीं कि आपको हुकूमत में आना चाहिए था। और ख़ुद आपने देखा है कि जो पीएमएलएन के टॉप लीडरशिप है इवन आफ्टर दिस इलेक्शन, चाहे आप ख्वाजा आसिफ को देख लें, आप शहबाज शरीफ साहब को, कि और पहले भी कहते थे कि हमने रियासत को बचाने के लिए पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ किया है। तो पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब लूज़ करने का मतलब ये पॉपुलैरिटी लूज़ की है और पॉपुलैरिटी रिफ्लेक्ट की है इसमें कि जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लूज़ किए। बट द क्वेश्चन इज़ कि वाई डिड यू डू टुक अ स्टेप विच वॉज सो सिग्निफिकेंट कि आप हुकूमत लेते ही 16 महीने की आपने कहना शुरू कर दिया था कि हम रियासत को बचाने के लिए आए हैं। जो मेरा एक उसका जवाब ये होता है, रियासत को तो हर पार्टी जो हुकूमत में आती है उसको हर रोज़ बचाना होता है। मतलब देयर इज़ नो चॉइस बिटवीन द टू कि जी आप क्या इकोनॉमिक तरक्की करें या रियासत को बचाएं। देयर इज़ नेवर अ चॉइस, यू हैव टू डू बोथ।
बिकॉज आपने हाथ उठा के, बिकॉज दिस वाज नॉट अ जनरल इलेक्शन दैट वाज फोर्स्ड ऑन यू। जो मैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात करूं, एक तो होता है ना 5 साल ख़त्म हो गया, अब जनरल इलेक्शन है, हालात आपके लिए ऐसे नहीं है कि आप इलेक्शन में जाएं, बट देयर इज नो चॉइस। बट हियर वी हैड अ चॉइस, वी हैड अ चॉइस whether to sit in the government or don't sit in the government, whether to go for vote of no confidence or not go for vote of no confidence, whether to go for vote of no confidence and then dissolve the assemblies. So we had those choices and we decided कि नहीं, हम आएंगे और 16 महीने रहेंगे और फिर उसमें जो मुश्किलात होंगी, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से, महंगाई हमने देखी, अनप्रेसिडेंटेड महंगाई देखी, उसको आप जैसे भी अगेन, तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि एक एस्पेक्ट जो मेरा ख्याल है इमरान खान ने वो नैरेटिव अपना लिया जो हम वोट को इस दो वाला 3.5-4 साल तक हम लेके चल रहे थे। So they became the anti-establishment party, we became the pro-establishment party. मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लड़ाई करके दिखाएं तो फिर आप पॉपुलर होंगे, बट अगर आप इस तरह से लगें कि जी वो आपकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, छोटे छोटे भी इंसिडेंट्स होते हैं और बड़े बड़े भी इंसिडेंट्स होते हैं। जब मियाँ साहब वापस आए थे तो उसको एक ज़्यादा अच्छे हाई कमिश्नर को कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ छोड़ के आने की, ठीक है, जो उनका लीगल स्टेटस था फॉर एग्जांपल, या वो एयरपोर्ट से वहाँ कोर्ट चले जाते, वो जो भी थंब इम्प्रेशन या जो भी करना था, उससे आपने बिल्कुल ऐसे इनडिफरेंस शो किया कि दोज थिंग्स वर प्लेइंग विद द ऑपोजिशन टू PMLN के देखें जी, ये देखें, ये तो लाडले हैं। और फिर आपने कैंपेन जो थी इतनी लथार्जिक रन की, इतनी लेट जाके रन की कि सिंध फॉर एग्जांपल आया ही नहीं। अब देखो ना, सेकंड बड़ा सूबा है, कराची में 69 प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली सीट्स हैं, बाय फार द हाईएस्ट। दिस इज़ फाइनेंशियल हब ऑफ पाकिस्तान। अब आप वहाँ से बैठ के अगर आप कह रहे हैं कि हम एक आधे घंटे के लिए भी नहीं आएंगे, तो व्हाट इज़ द इम्प्रेशन यू आर गिविंग? It's not just about winning, it's about showing that we are concerned. We regard Karachi, we regard the entire Sindh as extremely important to national politics. GT रोड पर सिर्फ जीत के और हुकूमत बनाना इस्लामाबाद में, is that the true representation for a federal party? It is not. So एक फेडरल पार्टी के तौर पर आपको एफर्ट करनी, पीपल्स पार्टी ने कैंपेन की, चारों सूबों में कैंपेन की, बिलावल साहब, और चारों सूबों में दे हैव वन, आई थिंक KP में भी जीते, बलूचिस्तान में तो जीते, सिंध में तो ऑब्वियसली पंजाब में सूबाई भी जीते, नेशनल भी जीते, मतलब जो भी है, मतलब। और फिर इवन जो सेकंड या थर्ड भी आए ना पीपल्स पार्टी के, अगर आप चंद साहब को लें जिस तरह, तो बहुत बड़ा वोट उन्होंने हासिल किया। और भी बहुत से लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत वोट हासिल किए। सो यहाँ अगर आप उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ना प्री इलेक्शन में कोई वो था, इवन मैसेजिंग कि जी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एंड देयर आर वेरी गुड रीजंस व्हाई वी कांट कम टू कराची। चले हाथ ही लगा के चले जाते, एक जलसा ना करते, आके यहाँ मीटिंग कर लेते, वर्कर्स कन्वेंशन कर लेते। सर यही जो आप कह रहे हैं, हमने माजी में नवाज शरीफ का ऐसा एटीट्यूड इलेक्शन के दिनों में बिल्कुल नहीं देखा। वो बड़े एग्रेसिव होते थे, मतलब जलसे जुलूस ये वो कैंपेन करते थे, मतलब फ्रंट फुट पर जाकर। तो सर इस बार ये ना करने की वजह क्या है? क्या उनके जहन में भी यही था कि जो मतलब ग्राउंड मेरे लिए बनाया गया है या जहाँ से मुझे जिन इदारों से रिलीफ मिल रहा है वही मुझे दिलवा भी देंगे? क्या उनके जहन में ये चल रहा होगा? मेरा ख्याल है वो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि आपको आपके जो इर्द गिर्द जो एडवाइज़र्स हैं वो क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी का सही वो इनपुट दे रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो इस वक्त किसके फेवर में है। जो भी ग्राउंड रियलिटी, करीबी कौन? इरफान सिद्दीकी और परवेज़ रशीद साहब सबसे ज़्यादा करीबी है मेरा ख्याल है, एडवाइज़र पॉलिटिकल। मेरा नहीं ख्याल है इरफान सिद्दीकी ने या परवेज़ रशीद इस किस्म की एडवाइस देंगे, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस। बट समवन लाइक से दूसरे जो हैं, जैसे साद रफ़ीक है या शहबाज शरीफ साहब खुद हैं या हमजा शहबाज हैं या और भी बहुत से लोग हैं, मुझे नाम अभी मैं लूँ तो वो ज़ाहिर है बहुत से लोगों से मिल भी रहे थे जब वो बड़ा डिटेल किस्म का वो था पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ज़ाहिर है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आ रहे थे और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग आ रहे थे और वो जो बात कर रहे थे,
नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, टॉप लीडरशिप भी बैठी थी, वो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी गलत बता रहे थे। वो ऐसे बता रहे थे जैसे कि आप मुझे दे दें अगर टिकट, तो इसके मुकाबले में ये जो मेरा दूसरा ओपोनेंट है तो अब है तो PMLN का वोट बैंक, और आपको तो अगर आप आ गए तो फिर तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा, और ना भी आए तो फिर भी हम जीतेंगे। और फिर ये तो वो मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का बता रहा हूँ, बट इन अ वेरी सीरियस वो जो किचन कैबिनेट होती है, तो मैं 100% मुझे यकीन है कि ही वॉज गिवन अ रॉन्ग इनपुट अबाउट द ग्राउंड रियलिटी। और फिर वो उसके बाद देखें ना, आपका जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो भी प्ले करती है। आपने जब PTI के इमरान खान अंदर बंद हैं, मैं कह रहा हूँ उनके जो लीगल केसेस हैं उनको लीगल ही तरीके से रन करना चाहिए, और कोई ये मैं नहीं कह रहा कि जी उनको छोड़ देना चाहिए चाबी खोल के और उनको कहें अब चूँकि आपका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया या पहले भी। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है, ज़ीरो, अगर माइनस नहीं है तो माइनस है मेरा ख्याल है। एंड विद ईच पासिंग डे, विद ईच सिचुएशन, मतलब एक ज़माने में मुजीबुर रहमान को आपने अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में आपने कहा ये गद्दार है और उसका मुकदमा चल रहा है, फिर सारे केसेस उससे वापस ले लिए और फिर जितवा भी दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उनको आपने फांसी पर लटका दिया। सर आपके मियां नवाज शरीफ को भी तो उन्हीं अदालतों मैं आ रहा हूँ, तो बेनज़ीर भुट्टो को पहले एक्साइल पर भेज दिया कि जी उन पर वो क्या कहते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में आजकल कि उनके ऊपर कांटा लग गया बेनज़ीर भुट्टो पर। फिर वो वापस आई और वो जीत गई। पहला इलेक्शन हुआ 1977 के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद वो जीत गई। मियां नवाज शरीफ को एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा निकाला गया। 3 दफ़ा निकालने के अलावा जो बीच में होता रहा काट पचाड़ कि जी ये हो जाएगा तो फिर ये तो बिल्कुल नवाज शरीफ ख़त्म हो जाएंगी, पॉपुलैरिटी डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ टाइम, नैब को कैद किया, मॉनिटरिंग जज लगा दिया, एंड यू नेम इट, मतलब क्या नहीं किया। बट उससे भी तजर्बा इन सब चीज़ों से हासिल नहीं किया। अब उन्होंने सोचा कि ये अगर हम इसको इद्दत के केस में अगर हम कर देंगे, कन्विक्ट कर देंगे तो ये तो ख़त्म है, और इलेक्शन से पहले अगर कर देंगे, एक दिन 15 घंटे सेशन हुआ, जो भी पहला केस साइफर का था शायद, फिर दूसरे दिन मतलब रात के 15 घंटे चला, रात के 1 बजे उनको एक क्वेश्चन दिया उनको शाह महमूद को कि ये आप सुबह 9 बजे 36 क्वेश्चन जी बड़ा तारीखी है। अच्छा, अब बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि भाई इंसाफ के तकाजे तो पूरे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और उनसे पूछ लें जो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट पाकिस्तान में भी छोड़ दें। पाकिस्तान में कहेंगे आप पोलराइजेशन है तो हर एक का, यार इंडिपेंडेंट उनसे पूछ लें, इदारों से पूछ लें जो बाहर के बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, जो ऐसे हैं जो कि दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ और जनरली ऑन द राइट साइड। वो एक ज़माने में नवाज शरीफ के लिए उन्होंने भरपूर अंदाज में बोला, उन्होंने बेनज़ीर के लिए भरपूर अंदाज में बोला। तो वो अपनी, जिस तरह PTI के हमारे दोस्त हैं, वो मिसाल के तौर पर डॉन को इतनी गालियां देते थे, अब बड़े हैरान है कि डॉन कैसे कर रहे हैं। डॉन हमेशा से जनरली आई मीन यू कैन डिसएग्री विद सम इश्यूज़ के जी ये सही उन्होंने अपनी एडिटोरियल पॉलिसी नहीं है, बट जनरली दे आर ऑन द राइट साइड। हामिद मीर को जितनी गालियाँ हमारे PTI के दोस्तों ने दी है, अब वो बड़े हैरान है, बहुत इतना कुछ करने के बाद हामिद मीर को वो कह रहे अच्छा हाँ ये तो बड़ा अच्छा एक जर्नलिस्ट है। ये तो होता है सर साहब, नहीं लेकिन होता है ये मैं कह रहा हूँ कि आप उनसे पूछ लेना कि अगर हामिद मीर आज PTI के लिए बोल रहा है और कल PMLN के लिए के दिफा में बोल रहा था, तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट ना, कि ये कोई वो एक साइड पर नहीं होते। वो कहते हैं यार फिर आप हैं किसके साथ। सर आपने जो बातें की लॉजिकल हैं, मगर क्या इस तरह की बातें नवाज शरीफ नहीं कर सकते थे? उन्होंने इद्दत केस का फ़ैसला नहीं देखा, उन्होंने सिंपल केस का फ़ैसला नहीं देखा। जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा ज़र्फ दिखाना चाहिए था, कोई हल्का फुल्का ही स्टेटमेंट दे देते। जब सिंबल का हुआ था तो मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि ये ऐसा क्रिकेट मैच है कि एक टीम को आपने कहा 50 ओवर का मैच है, वो 50 ओवर में उसने जितने बना लिए, जब दूसरी की बारी आई तो आपने कहा आपने 20 ओवर में वो 50 ओवर, एक कॉन्टेस्ट करेगा 266 सीटों पर, दूसरे बाकी सब करेंगे 336 सीटों पर। ये कौन सा मैच होता है? और सबसे बड़ी बात है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ सिंबल, वाई आर सिंबल्स इंपॉर्टेंट? PMLN का शेयर क्यों है, पीपल्स पार्टी का तीर क्यों है
किस लिए? इसीलिए है वो जो कहते हैं ना कि सेनेट के इलेक्शंस में साकिब निसार ने 2018 में सिंबल के बगैर वो किया था सेनेट इलेक्शंस में, वो बिल्कुल गलत फैसला था, वो बिल्कुल 2 नंबर फैसला था, PMLN के खिलाफ था। बट वो उसको इक्वेट करना, वो 50 सीटें जो थीं अप फॉर ग्रैब्स, जिसमें पंजाब में मेनली PMLN की थी एट स्टेक, फॉर एग्जांपल 12 सीटें शायद थी, तो उसमें पंजाब असेंबली के 300 लोगों ने वोट डालना है। अब 300 लोग और 25 करोड़ में से 12 करोड़ वोटर था, 12 करोड़ में से तकरीबन कोई 30-40% जो है जो पढ़ नहीं सकता, और जो इतना कंफ्यूज आपने उसको किया हुआ है, तो कैसे इवन मैच था। एंड आई थिंक इवेंचुअली आप देखेंगे हिस्ट्री भी उसको ऐसे ही रिकॉर्ड। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बोले आपके ख्याल में, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरा ख्याल है देखें, बहुत से हमारे जो साथी थे, मेरे दोस्त भी, वो कहते थे देखें ना, ये देखें PTI के जो लॉयर्स थे ना, इन्होंने मरवाया है। आप वो कह रहे हैं कि जी आप वो उनकी तैयारी सही नहीं थी। मतलब तैयारी का मतलब क्या है? पहले तो वो वहाँ ये केस चलना ही नहीं था ऐसे। आप अगर वही इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछते PMLN के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, या पीपल्स पार्टी के, या सवाए जमात इस्लामी के, मेरा ख्याल है किसी के भी इंटर पार्टी, तो वो एक, फिर जब आप ले रहे हैं तो फिर आप क्या सोच के ले रहे हैं? सो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो वो जो एक वो फैक्टर, एक फ़ैसला था, उसमें इलेक्शन कमीशन भी और सुप्रीम कोर्ट भी, मेरा नहीं ख्याल है कि हिस्ट्री उनको उस तरह से जज करेगी, उसी तरह से जज करेगी जैसे जो पुराने केसेस हैं। उसमें वो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब मार्शल लॉ लगा तो उसको जब जस्टिफाई किया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, तो केस में तो कोई भी नहीं जाता, बट सबको पता है मार्शल लॉ इज़ रॉन्ग एंड इट वाज रॉन्ग। उसको जस्टिफाई करना और फिर ये भी कह देना कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आप इतने अजीम आदमी हैं, अपने मार्शल लॉ भी ठीक लगाया है, और आप 3 साल तक आइन में अपनी मर्जी से एज एन इंडिविजुअल आप जो मर्जी चेंजेस करें। अब मुझे और आपको नहीं पता कि उनके लॉयर ने क्या कहा होगा, कोर्ट में क्या नहीं कहा होगा। इट्स अ मैक्रो थिंग दैट मैटर्स। और मैक्रो थिंग्स, और ख़ास तौर पर हमारी जुडिशरी को भी, हमारी इलेक्शन कमीशन को भी, आई डोंट नो, ये इंडिविजुअल्स पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको बताऊं, कल मैं सुन रहा था इंडियन चीफ जस्टिस का एक इंटरव्यू। आई मीन आप यू हैव टू एडमायर, आई मीन हमारा जो भी हम उसको कहें इंडिया को, फॉर ऑल द रॉन्ग थिंग्स वी नो इंडिया, दे आर स्पेक्टेकुलर अचीवमेंट्स दैट दे हैव मेड। एंड नॉट जस्ट नाउ, वो 1951 में मेरा ख्याल है उनका पहला इलेक्शन हुआ था, या 1950 में, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं रेज हुआ, कभी धांधली का इल्जाम नहीं, कभी धांधली का इल्जाम नहीं। 140 करोड़ लोग हैं। The stakes are as high as in Pakistan or as in any other country. महीनों बाद थैले खुलते हैं सर, महीनों बाद थैले, यहाँ अगर महीनों बाद थैले खुले तो आप सोचें कि होगा क्या। मतलब यहाँ तो 5:30 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 6 बजे आपको इजाज़त मिलती है कि आप रिजल्ट बताना शुरू कर सकते हैं, एंड इवन देन यू कांट सेटिस्फाई। अगर इंडिया, बट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज मोस्ट रिगार्डेड। वो ये नहीं होता ये कांग्रेस का या बीजेपी का आदमी है, इसको किसने लगाया था। और फिर सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं हो रही, द एंटायर इंस्टीट्यूशन, मतलब उसके ऊपर एक भी काला धब्बा नहीं है, एक भी। तो सर हमारे इलेक्शन कमीशन पे भी नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ सेट हुआ है इलेक्शन, अभी बयान आया। इफ फॉर नथिंग एल्स ना, इफ फॉर नथिंग एल्स, they should know कि they have to communicate with the people of Pakistan and satisfy the people of Pakistan। मैं आज भी उनसे सवाल पूछता हूँ कि भाई अगर एक हल्के का रिजल्ट आया 6:30 बजे, आपने कहा 4 पोलिंग स्टेशंस का आ गया, और उसके बाद पूरी शाम गुजर गई, रात गुजर गई, सुबह हो गई, वो वहीं अटका हुआ है 4 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट। हमें बहुत से पोलिंग स्टेशन मुझे याद हैं, एंड देन द फाइनल रिजल्ट कम्स ना। अब मेरा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से या इलेक्शन कमीशन से है कि व्हाट वाज हैपनिंग। मजे की बात ये है, इंटरनेट भी चल रहा था, मोबाइल भी चल रहे थे, EMS भी ओके काम कर रहा था, सब कुछ सेट था, तो फिर नहीं, तो ये बताना चाहिए ना उन्होंने। 4 भाई, अगर लाहौर के एक हल्के में 4 पोलिंग स्टेशन के आ गए हैं और फिर पूरी रात नहीं आए, और दूसरे पोलिंग स्टेशन के जैसे आने चाहिए कि अब 4 के हो गए और 10 और 15 और 20 और 100 के हो गए, तो फिर वैसे आना चाहिए ताकि एक सीक्वेंसिंग, आपको एक ट्रेंड नजर। और ये जो कहते हैं ना कि जी 11 बजे तक या 12 बजे तक तो सिर्फ 5 या 10% का आया था, वो बिल्कुल हकीकत है। ज़्यादातर हल्कों में मेरे ख्याल 90% ऐसे ही आया था। मेरा पहला क्वेश्चन ये है,
इलेक्शन कमीशन से कि वाई 5-10%? अब तो 5:30 बजे से काउंटिंग शुरू हो गई थी। और लोगों को ये तो बताएं कि वो एक टीम नहीं होती 3-4 लोगों की जो 300 पोलिंग स्टेशन में जाके काउंटिंग करती है, जिस तरह से हमारे हो रहा था कि जी जैसे एक जगह आपने पहले डिफेंस के एक पोलिंग स्टेशन पे काउंटिंग की, फिर आप डिफेंस के दूसरे पोलिंग स्टेशन में वही टीम जाएगी, वही टीम थोड़ा इंडिपेंडेंटली साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो जब वो काउंट कर सकते हैं 350 वोट्स आगे वाले इन हाफ एन आवर, तो बाकी क्यों नहीं कर रहे थे? आई मीन आर दीज नॉट लेजिटिमेट क्वेश्चंस एंड दे हैव टू सेटिस्फाई। और मुझे तो समझ नहीं आता हाउ कैन वी एब्जॉर्व दिस एंड देन थिंक कि पाकिस्तान विल मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान कैनॉट मूव फॉरवर्ड विद सच अ डिस्प्यूटेड इलेक्टोरल रिजल्ट। बहुत से साफ़ी ये कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ इस इलेक्शन में अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ भी तो यही हुआ था। अगर आज पीटीआई के साथ ऐसा ही हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है? आपके ख्याल में क्या पीटीआई के साथ कुछ ज़्यादा हो गया है या वही 2018? पहली बात ये है कि 2018 में बहुत बुरा हुआ था, इससे भी ज़्यादा बुरा था। नहीं, मैं पहले अभी डिग्री की बात कर रहा हूँ। यही तो मसला है कि हाँ, कि हम मुकाबले में कह रहे हैं कि कौन ज़्यादा ख़राब था। हम ये नहीं, द बेटर डिस्कशन शुड बी कि कौन ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, हम कह रहे हैं वो फैसले साकिब निसार के और खोसा के ज़्यादा ख़राब थे, ज़्यादा डैमेजिंग थे, नॉट जस्ट फॉर PMLN बट फॉर पाकिस्तान, या मौलवी तमीज़ुद्दीन का ज़्यादा ख़राब था, या आज जो फैसले हो रहे हैं वो ज़्यादा ख़राब है। सो फर्स्ट मैं इलेक्शन डे की वैसे बात कर रहा हूँ कि जो आरटीएस बैठा था, और तो आरटीएस बैठा था तो सवाल वही रेज किए थे। अच्छा, मैं अपनी तरफ से, बहुत से लोग कहते हैं और हमारे अपने साथी भी कहते हैं 2018 में नहीं हुआ था, तो मैं पहली बात तो ये जवाब देता हूँ कि 2018 में हुआ था और मैं मोहम्मद ज़ुबैर सबसे आगे बढ़ के उसके खिलाफ बोला था, और एक दफ़ा नहीं बोला था, कंसिस्टेंटली बोला था। 1 महीने नहीं, 3.5-4 साल बोल रहा था, और उसकी पादाश में मुझे बहुत कुछ सहना भी पड़ा। सो सबसे आगे खड़ा था मैं क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर तो ये था कि जी वो उसको, अगर हम आज के गलत को उस गलत से कहें कि जी वो उस वक्त भी तो हो रहा था, इसका मतलब है हम तो सिर्फ पावर गेम की वजह से शोर मचा रहे थे। आई वॉज नॉट, मैं सिविलियन हुक्मरानी की जंग की वजह से शोर मचा रहा था। मैं सर पोलिंग डे की बात कर रहा हूँ कि पोलिंग के बाद जो धांधली के इल्ज़ाम आते हैं कि पूरा आरटीएस बिठा दिया, नताइज चेंज कर दिए, 2018 में पीटीआई पे इल्ज़ाम लगते थे। तो आपके ख्याल में अब जो नून लीग के लिए किसी ने किया तो वो ज़्यादा वर्स था, ये ज़्यादा वर्स है? एक चीज़ तो देखें, PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि गलत हुआ था। मैं आज अपने पीटीआई के दोस्तों को कहता हूँ, डू यू रियलाइज कि 2018 में क्या हुआ था? एंड नन ऑफ देम रियलाइजेस दैट्स अ ट्रेजेडी। In order for Pakistan to move forward, they also have to own the responsibility. They can't just say कि जी हाँ नहीं, अच्छा ये इंटरफेरेंस होती है इलेक्शंस में, या पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होती है। हमें तो अब ये कहते हैं 71 में भी ख़राब हो रहा था, मतलब 50 साल लग के समझने में, सीखने में हमारे एजुकेटेड क्लास को कि व्हाट ऑल हैज़ बीन हैपनिंग इन पाकिस्तान। जहाँ तक डिग्री का तो जब वो अभी थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो पता चलेगा कि कितना ख़राब हुआ या नहीं हुआ। बट ओवरऑल मैं ये कहता हूँ नाइंसाफ़ियों के हवाले से कि जिस तरह से वर्कर्स ने सफ़र किया है, आई थिंक उसमें डिग्री इस वक्त इज़ फार मोर देन व्हाट इट वाज इन 2018 और 19 और 20 अभी ज़्यादा। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं सर, जब मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच की उस वक्त PMLN की सीटें थी 62 और पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे तकरीबन 95 पे, और इवन सर मियाँ साहब को अपना भी कुछ ख़ास नहीं पता था कि वो मतलब जीतेंगे या हारेंगे अपनी सीट। सर उस वक्त उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी। सर ये क्या हुआ है सर? उसमें जो उन्होंने एक्सेप्ट या उनका जो वो था कि वी आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, अब प्योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो सही था, लेकिन दैट वाज नॉट रियलिटी। अगर वो रियलिटी है तो फिर JUIF को KP में खड़े होकर कहना चाहिए विद 7 सीट्स टुडे कि वी आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही लॉजिक है ना। अब वही लॉजिक उनके लिए क्यों नहीं है? तो खुद PMLN मतलब कहेगा यार प्लीज हैव अ हार्ट, ठीक है। तो 7 सीट्स के हिसाब से, बट वो हैं तो टेक्निकली, अगर उस प्योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो है। आई थिंक इट वाज अर्ली, वो नहीं करनी चाहिए थी। जिस नून लीग को मुशर्रफ ख़त्म ना कर सका, बाजवा साहब नहीं कर सके, आपको क्या लगता है इस इलेक्शन के बाद
वो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई? आपने सिर्फ 2 का नाम लिया, उससे पहले भी बहुत ट्राइयाँ मारी गई हैं। एक तो पहले 99 से लेके 2008 तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उसके बाद 2011-10 से वो तो प्रिपरेशन तो पहले शुरू हो गई थी। जनरल कियानी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल शुजा पाशा, जनरल राहिल शरीफ और भी होंगे जितने भी होंगे, और जनरल बाजवा ऑफ कोर्स, जनरल फैज़ हमीद, सब ने मिल के वो कोशिश की कि ख़त्म कर दें। और आज से 10 साल के बाद लोग क्वेश्चन पूछे, PMLN वो क्या है? नवाज शरीफ कौन होते थे? कोई लीडर होते थे? दिस वाज द इंटेंट। लेकिन वो बैकफायर किया। और आपका सवाल था कि उन्होंने ही नहीं ख़त्म की तो फिर इस इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि ख़त्म हो गई? देखिए, ख़त्म इज़ अ वेरी प्रीमेच्योर थिंग बिकॉज ऑब्वियसली PMLN इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंट्रेंच्ड पॉलिटिकल रियलिटी इन पंजाब। और अभी भी अगर आप कहेंगे ना कि बिल्कुल सही इलेक्शन रिजल्ट आता तो क्या होता, फॉर एग्जांपल, तो आप ये तो नहीं कह, अभी भी आबिद शेर अली 1 लाख शायद वोट लेके हारे हैं, ठीक है। आप कहें उनके 10,000 एक्स्ट्रा थे, बट 1,90,000 बहुत बड़ा वोट होता है। और भी अगर आप देख लें तो वोट तो बहुत है। अब आपकी पॉलिसीज़, आप यहाँ से किस तरह से पार्टी को लेके, यू हैव अ चॉइस टू बिकम क्यू लीग और PMLN, the old PMLN, which has its popular base. अगर आप populist politics करेंगे, if you are standing generally on the right side, if your performance is very good, तो फिर आपको वोट पड़ेगा। 2018 में आपको वोट पड़ा ना, बावजूद इसके कि बहुत मुश्किल हालात थे। द एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने सब कुछ किया कि पार्टी को तोड़ फोड़ की गई, डराया धमकाया गया, इंटिमिडेशन थी, प्यार मोहब्बत से समझाया गया, और चेंज भी करवाई गई लॉयल्टीज़। बलोचिस्तान में देख लें, साउथ पंजाब में देख लें, बाकी पंजाब में, सिंध में, हर जगह उन्होंने एफर्ट की। उसके बावजूद जब काउंटिंग में जो हेरा फेरी थी, पोलिंग डे पर जो भी था, पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट जो निकले वो PMLN के निकले, सबसे ज़्यादा सीटें PMLN की। सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आई वुड से कि ये इट इज़ फॉर PMLN to have an in-depth analysis to review the situation today, and they can bounce back by their better messaging. मैसेजिंग आपकी, अगर आपकी टोटल मैसेजिंग जो थी पिछले इतने अरसे तक, वो इमरान खान थी। सो आपने खुद इलेक्टोरेट को बताया कि दिस इलेक्शन इज़ अबाउट प्रो इमरान और एंटी इमरान, ये PMLN ने बताया। जिस दिन वो हुआ है, कन्विक्शन हुई है इसकी ऑन इद्दत पे, हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आई मीन बाय योर मेन स्ट्रीम लीडर्स। आई मीन कम से कम हम चलो पीछे, वो लेट इट हैपन, अगर हम नहीं बोल सकते कुछ इसके खिलाफ तो कम से कम चुप तो रहें। तो आपने बनाया प्रो और एंटी इमरान। आप ये बात ही नहीं कर रहे थे कि 16 महीने की परफॉर्मेंस की, कभी बात आपने सुनी इलेक्शन कैंपेन में? 2017 में जाके रुक जाते थे। वो शायद खान अब्बासी को भी लास्ट ईयर नहीं देने के लिए तैयार थे कि वेदर ही कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग। सो 2013, 2017, 1997, 1999, 1990, 1993, विच इज़ गुड। बट देन इसका मतलब यह है कि आपकी खुद एडमिशन थी कि आपका ये जो 16 महीने था, दे वर सो बैड दैट यू डोंट इवन, एंड बट दिस वाज द रीसेंट हिस्ट्री ना। सो मैसेजिंग जो थी, जो हमारी मीडिया कैंपेन थी, आई थिंक द एंटायर मीडिया कैंपेन वाज एक्सट्रीमली पुअर। सही है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये लंदन प्लान क्या है सर? काफ़ी सुनने को मिलता है, और क्या उसी के तहत इमरान खान को हटाया गया था और PDM की हुकूमत भी तभी बनी थी? है क्या सर? एक तो मुझे आज तक नहीं समझ आया व्हाई एवरीवन हैज़ टू गेट टुगेदर इन लंदन। मतलब व्हाई कांट इट बी दुबई, मतलब पेरिस क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में क्या मिलना किसी के साथ मुश्किल है, या जो भी है? नवाज शरीफ साहब के डेरे वहाँ थे ना सर, इसलिए नहीं, ये भी रीज़न हो सकता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी लंदन प्लान, नॉट दिस टाइम, नेवर। सर इतना चर्चा होता है, नून लीग के इतने करीबी हैं आप, कुछ नहीं पता आपको इसके मैं बारे में? सीरियसली बता रहा हूँ, कभी मुझे उसका अगर कुछ होता तो मुझे कुछ कहीं से तो आवाज़ आती, कहीं से तो कोई बात होती, बट आई डोंट थिंक इमरान खान लंदन प्लान क्या कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं हो क्या कहते हैं लंदन प्लान। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी जैसे कि लग रहा है कि PDM की ही, मतलब PDM 2.0 बनने जा रही है, तो सर ये बन जाएगी तो आपके ख्याल में ये कब तक चलेगी? एक्चुअली PDM 2.0 नहीं बनने जा रही। अगर अच्छा। वो
लेकिन उसके दो मेजर कंपोनेंट्स जो हैं उन्होंने ऑलरेडी पब्लिक पोजीशन ले ली है। एक तो JUIF ने, मौलाना साहब उसका हिस्सा थे, PDM ओरिजिनल PDM हुकूमत का, उन्होंने कहा कि जी, बल्कि उन्होंने मशवरा दिया है नवाज शरीफ को कि अपोजिशन में आके बैठे। और पीपल्स पार्टी ने कहा है हम आपको सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए वोट देंगे ताकि आप प्राइम मिनिस्टर और काबीना बना सकें, वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो बहुत बड़ा ये, सो दिस इज़ अ मिनॉरिटी गवर्नमेंट। अब मुझे नहीं पता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होगा। MKM तो हमेशा होती ही है हुकूमत में, तो उनके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है। आई मीन दे हैव टू बी इन एवरी गवर्नमेंट। सिवाय 2013 वाली जो हुकूमत बनी थी PMLN की, उसमें नहीं थे। उसमें PMLN ने फैसला किया था कि नहीं लेना। उनकी तो जाहिर है वो तो जस्टिफाई किसी ना किसी वजह से कर ही लेते हैं कि जे हम इसलिए हुकूमत में शामिल हो रहे हैं क्योंकि जो शहरी मसाइल हैं सिंध के, उनको हमने जो भी मानेगा वो, जब इमरान खान की हुकूमत होती है तो वो मान जाता है, जब PMLN की होती है, जब PVP की होती है, सम होती है अदर। सो MKM तो होगा ही होगा, वो दैट इज़ नो सरप्राइज फॉर मी। बाकी कौन छोटी पार्टीज़ कोई एक आध हो सकती है, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी PDM 2.0। सर अगर मौलाना की बात मान ली जाए कि नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में बैठें, तो सर PTI के पास तो इतने नंबर नहीं है, तो सर ये तो एक डेडलॉक बनता नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत बनेगी कैसे फिर? एक्चुअली इट्स अ डेडलॉक। जो शाहिद खाकान अब्बासी एक्चुअली कंसिस्टेंटली एक चीज़ कह रहे थे कि इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन केओस होगा, जो भी उनका तजर्बा था। एंड आई टोटली सपोर्ट दैट फैक्ट कि एनी इलेक्शन शुड अशर इन अ एरा फॉर द गुड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा उसमें इकनॉमिक मसाइल हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं उनका बेहतरी होने का चांस है। इतनी फ्रेगमेंटेड पार्लियामेंट में जहाँ एक मिनॉरिटी गवर्नमेंट बनने जा रही है, क्या वो डिलीवर कर देंगे? जो मेरी इंसाइट है मीशत के हवाले से, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान एवर फेस द काइंड ऑफ इकनॉमिक चैलेंजेस दैट पाकिस्तान फेसेस टुडे। आप सिंपल से उठा लेना, हर मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी या हर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट की नज़र में पाकिस्तान विल गो एंटर इनटू अ न्यू IMF प्रोग्राम। मार्च में ख़त्म हो जाएगा। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, पाकिस्तान की जो आउटस्टैंडिंग डॉलर लाइबिलिटीज़ हैं जो हमने पे करना है, वो ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स तकरीबन कोई $70 बिलियन प्लस है। आपके रिजर्व जो हैं वो $8 बिलियन हैं इस वक्त, वो भी $8 बिलियन कुछ चाइनीज़, कुछ UAE, कुछ सऊदीज़ के हैं, हमारे अपने तो हैं भी नहीं वो। सो वो जो गैप है, और हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में गैप रहता है, और इसी तरह से हमारा अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सेक्रीफाइस करने का मतलब ये है कि डेट देन ब्रिंग मोर अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस राइट नाउ पाकिस्तान फेसेस दैट डिलेमा। और प्लस ये तो मैंने डॉलर का जिक्र किया, अगर आप रुपी साइड पर आए तो fiscal deficit is touching numbers that is unprecedented, and the pace with which it is growing, and especially the contribution जो आपकी मार्कअप में है वो इतनी ज़्यादा है कि आपको मार्कअप पे करने के लिए, मार्कअप पे इंटरेस्ट पे करने के लिए आपको उधार लेना पड़ रहा है। अब यहाँ हम खड़े हैं, ये सिचुएशन नहीं थी 2018 में या 2013 में। सो दिस इज़ फार वर्स। आपके चैलेंजेस हैं, सो वो उसका हल ये, एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूँ, उसका हल ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट नहीं है। जो भी गवर्नमेंट है वो सही तरीके से इलेक्ट हो के आए, उसका अपना इकोनॉमिक एजेंडा हो। इकोनॉमिक एजेंडे से ही डिफरेंट होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी। PVP और PMLN और सारी पार्टी साथ बैठ जाएं और नेशनल गवर्नमेंट बन जाए तो उससे हल कैसे आएगा? उससे तो और ख़राबी होगी जैसे 16 महीने में हुई थी। सर तो करें क्या? नेशनल गवर्नमेंट आप नहीं कह रहे बनाने को, फिर आप कह रहे हैं कि मैंडेट भी किसी को नहीं मिला नज़र आ रहा है हमें, ठीक है, क्लियर हुकूमत बनाने का तो नहीं मिला ना, तो सर करें क्या फिर? आप हल बताएं ना। फिर सबसे इलेक्शन दोबारा करवा दें। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है ना, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। इलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, इलेक्शन दोबारा कराना, और फिर इसी इलेक्शन कमीशन सॉरी आई विल नॉट एक्सेप्ट। इलेक्शन कराने से बेहतर ये है कि इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ जो हैं उसका सदेबाब होना चाहिए, और जल्द अज जल्द होना चाहिए, ताकि जो हुकूमत बने। भाई ये भी तो हो सकता है कि PTI वाले गलत शोर मचा रहे हो, लेट्स से, ठीक है ना। You have to be fair with every political party। सर बज़ाहिर ये लग रहा है PTI वाले सही शोर मचा रहे हैं, क्योंकि आपकी तरफ से यानी नून लीग की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आ रही कि यार हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। मैं नून लीग का ही हूँ, ठीक है, नाराज है ना आजकल इसलिए। हाँ वो हकीकत है। सो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, और एटलीस्ट कहते तो इंडिपेंडेंट है,
तो वो शोकेस करें फॉर वंस। एक हमें मुझे बहुत खुशी होगी, शायद आपको भी बहुत खुशी होगी कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी वो शो करे कि ये केसेस हैं, हम हर रोज़ 10 हलकों का फॉर एग्जांपल जो हैं, जो डिस्प्यूटेड हैं फॉर्म 45 के बेसिस पर, एक तो ये सबसे ज़्यादा जो शोर मचे फॉर्म 45, फॉर्म 47, सो हम 10 हलकों का हर रोज़ करेंगे, डिसाइड करेंगे और फैसले देते चले जाएंगे, ताकि एज मच एज पॉसिबल बिफोर द कन्वीनिंग ऑफ द असेंबली सेशन हम उधर पहुँचें जहाँ हमें बाय एंड लार्ज समझ आ जाए कि जी हाँ क्या हुआ था। तो इतना तो देखे ना आप, ये तो नहीं हो सकता इलेक्शन कमीशन में जिस तरह जस्टिस फायज ईसा कहते हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, तो इट डज नॉट एब्जॉल्व हिम फ्रॉम फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग, स्पेशली द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर वो टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, तो वो एब्जॉल्व अपने आप को नहीं कर सकते कि हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सर अभी उनको पता होना चाहिए। उनका बयान भी चल रहा था ना कि क्या इलेक्शन हो गए, वजीर आजम बन गए जी, तो आपके ख्याल में वाकई मतलब वो इस लेवल तक टीवी नहीं देखते होंगे या उन्हें वोट भी नहीं डाला होगा उन्होंने? हार्ड टू बिलीव, बिकॉज उसके दो फैक्ट्स हैं। एक तो अगर वो टीवी नहीं भी देखते, अखबार नहीं भी पढ़ते, तो उनको आइन का तो पता ही है ना कि कितने दिन बाद इलेक्शन कमीशन को वो सीट की कंफर्मेशन करनी होती है। जो पहले तो वो अभी तक तो ज़्यादातर वही है ना कि क्या कहते हैं, अभी तक जो कंफर्म नहीं है, सो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन करते हैं जो कुछ हल्कों का उन्होंने किया है, उसकी एक डेडलाइन होती है, शायद 14 डेज़ होती है। उसके बाद 3 दिन होते हैं वो इंडिपेंडेंट्स जो ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, 21 दिन ट्रिब्यूनल ठीक के है पास होते हैं, और वो फैसला शायद 21 दिन है जिसमें कन्वीन करना पड़ता है सेशन। तो ये तो उनको पता है ना, तो वो कन्वीन होगा तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा ना, तो कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता। सबको पता है कि जब पीडीएम की हुकूमत बनने से पहले इमरान खान के फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तभी नवाज शरीफ साहब का स्पेस बना। आपके ख्याल में जो मतलब उनसे कह के जो उनको बता कर लाया गया था, जो गारंटी कह लें नवाज शरीफ साहब को कि आप आइए मतलब वो कीजिए, तो आपके ख्याल में वो सब पूरा हुआ है या मायूसी हुई है? अवाम ने उनको रिप्लाई नहीं किया या वहाँ से भी कुछ हाथ हुआ है? मेरा नहीं ख्याल है। एक पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ के साथ जो चीज़ें गलत हुई थी उसको ठीक तो करना था, और जिन्होंने गलत किया था उनकी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आपने उठा के किसी को डिस्क्वालीफाई करवा दिया, प्रेशर डलवा के केसेस उनके ख़िलाफ़ कर दिए, ये भी कह दिया कि जी नैब अगले 6 महीने में या 8 महीने में 3 रेफरेंसेस पर फैसला भी सुनाएगा, मॉनिटरिंग जज वो लगाया। सो ये सब चीज़ें तो एक हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि एक चीज़ गलत हुई थी उसको ठीक तो होना था। दूसरी चीज़ ये है कि जी आई एम नॉट अवेयर कि उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम आपके डब्बे भर देंगे या आपको इलेक्शन जितवा देंगे, लेकिन किस हद तक इंटरफेरेंस करना चाहिए उस इलेक्टोरल प्रोसेस पे। असल में हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं अपनी हिस्ट्री में जहाँ इट्स अ नो विन सिचुएशन, जहाँ हमारे सारे जो वो होते हैं इंटरेस्ट वो एक खाते में चले जाते हैं और दूसरा दुश्मन बन जाता है और या बना दिया जाता है। उसको लाजमी तौर पर ही हैज़ टू बी ऑन द रिसीविंग एंड। लास्ट टाइम इट वाज नवाज शरीफ, दिस टाइम इट इज़ इमरान खान। उससे पहले नवाज शरीफ थे, बेनज़ीर भुट्टो शहीद रही हैं ऑन द रिसीविंग साइड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो रहे हैं ऑन द रिसीविंग साइड, मुजीबुर रहमान रहे हैं ऑन द रिसीविंग साइड। सो मेरा ख्याल है फिर वो इट्स अ ज़ीरो सम गेम कि उस चॉइस ही नहीं होती कि आपने उस हद तक पोजीशन ले ली है जिस पर आपको मुड़ के वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। जब इमरान खान हुकूमत में थे, मैं टीवी पर कहता था उस वक्त कि सब कुछ कर लिया इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल बाजवा वगैरह ने उनको वहाँ तक पहुँचाने में, उनकी हुकूमत चलाने में 3 साल तक। मैं हमेशा कहता था वो सीढ़ी हटा दें और हमारे से इवन प्लेइंग फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में उनका और हमारा मुकाबला करने दें। उसमें हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके उनको हटाएं, इलेक्शन के थ्रू हटाएं, जैसे भी हटाएं, और आपने देखा कि सीढ़ी हटा ली तो गए, धड़ाम से गिर गए। सही। अभी आपने कहा कि कुछ चीज़ें गलत हो गई थी, उनको सही भी तो करना था, तो आपको लगता है कि इमरान खान के साथ भी गलत हुआ है और कुछ सही किया जाएगा बाद में? मैं ये कहता हूँ कि सबको देखना भी चाहिए, इंश्योर भी करना चाहिए। अगर वो मेरे सियासी हरीफ हैं तो मुझे इससे प्लेजर नहीं लेना चाहिए कि उनके साथ गलत हो कि उनकी कन्विक्शन हो। ही शुड गेट द बेनिफिट ऑफ अ फेयर जुडिशल सिस्टम।
इसमें एक सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे जजेस की है। एक तो उनके पीछे एक पाकिस्तान की एक ऐसी खौफनाक हिस्ट्री है जुडिशल के फ़ैसलों की। एक तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है कि वो आगे बढ़ के इस तरह से इंसाफ करें कि जिसमें अब मसला एक बहुत बड़ा ये है कि इमरान खान ने भी तो गलत लोगों से पंगा लिया हुआ था। जस्टिस वाइज ईसा को हटाने की सिटिंग जज के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा जो कि आज वो मानते हैं कि गलत किया था। आज प्रेसिडेंट अलवी भी मानते हैं गलत किया था। हालांकि प्रेसिडेंट अलवी ने ये जवाब नहीं दिया कि ही हैड टू यूज़ हिज ऑन माइंड। उन्होंने कहा कि मेरे पास आया था, मैंने आगे भेज दिया था। भाई किसी पीएन के पास तो नहीं गया था जो उसने आगे भेज दिया। सो वॉट एवर इट इज़ एंड दैट बैकफायर्ड। और एज इट नाउ सबके सामने है कि जस्टिस वाइज ईसा इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फिर जो आर्मी चीफ के साथ उन्होंने, जाहिर है सबको वो भी हिस्ट्री पता है, इट्स नॉट ऑब्वियसली प्राइवेट मैटर, पब्लिक वो है, वो आर्मी चीफ है। और नवाज शरीफ के साथ उन्होंने एक नहीं बहुत पंगे किए, प्लेजर लिया उस पर। आई थिंक वी वुड हैव इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी अगर हमने वोट को इज्जत दो का नैरेटिव अपने इस सिलेक्शन में या थ्रू आउट दिस लास्ट 2 years हम उसको रखते। अनलाइक वॉट शहबाज शरीफ साहब सेट कि जी वोट को इज़्ज़त दो का मतलब होता है कि जिसने आपको वोट दिया उसकी आप इज़्ज़त करें। वोट को इज़्ज़त दो का मतलब ये होता है कि उस पर आप आवाम पर रिलाय करें, हुकूमत में आने के लिए भी, हुकूमत को चलाने के लिए भी। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर पाकिस्तान के अवाम हैं, उनकी खुशनुदी होनी चाहिए और उनके साथ फेयरनेस होनी चाहिए। सर हमारे जो बड़े सियासतदान हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, इमरान खान हो, इन सबको मतलब शिकायत रहती है फ़ौज की इंटरफेरेंस सियासत में होती है इसके ऊपर। तो सर अभी ये हाल ही में SIFC बनी है और सब सियासतदानों ने और सब ने इस पर जो है एतमाद का इज़हार किया, आपकी पार्टी ने भी। तो हम क्या कहें कि इकनॉमिकल तौर पर हमारे सियासतदान नाअहल हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं? देखिए, जब मैं कहता हूँ ना, मैं एम्फसाइज़ करता हूँ आइन की बालादस्ती, और मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ उसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइंड हैं। और हमारा PMLN का नैरेटिव था ये कि हर इदारे की बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन की हुई है, वो किस हद तक आएगा। आप इनपुट तो किसी भी इदारे से ले सकते हैं, ठीक है, जो भी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी के, गवर्नेंस के हवाले से है, की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से है। लेकिन जो फैसला साजी है वो सिविलियन लीडरशिप के पास होनी चाहिए। वो उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि हम कोई इजिप्ट नहीं है। हम एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम रन करते हैं, जो वोट के सहारे पर आता है उसको फैसला अगर करने की इजाज़त हो और 100% एक्सक्लूसिव फैसला करने की इजाज़त हो, बिकॉज उसने वापस जाना है अवाम के पास, उसने जवाब देना है कि हम क्यों नहीं डिलीवर कर सके। अब बाद में जाके अगर आप ये कहेंगे जी वो तो है, मुझे तो इतना मौका ही नहीं मिला फैसले साजी करने का। सो वो एक, आपने तो एक एस्पेक्ट पॉइंट आउट किया, मैं तो कह रहा हूँ हर एस्पेक्ट में जो डोमेन है पार्लियामेंट की, जो डोमेन है एग्जेक्टिव की, जो अवाम की वजह से है, जो आइन की वजह से है, जो आइन उसको डोमेन देता है, आई थिंक पाकिस्तान हैज़ टू लर्न सूनर रादर देन लेटर कि अगर आप उस पर, उस प्रिंसिपल पर काम करेंगे कंसिस्टेंटली। ये तो हकीकत है ना कि पाकिस्तान हैज़ नॉट डन वेल, ये तो सब ठीक है। सो इसका मतलब कुछ तो हम ख़राब कर रहे हैं। लुक एट द मॉडल कंट्रीज़ कि उन्होंने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कौमें जो हैं जिन्होंने तरक्की की है वो जमहूरियत है। चाइना इज़ अ वन पार्टी सिस्टम, बट दैट वन पार्टी सिस्टम इज़ डिफाइंड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल करेगी। और इसी वजह से सबको सिक्योरिटी है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, कि चाइना का ये सिस्टम है। देयर आर सम कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया और UAE विच आर मोनार्कीज, ठीक है, और वही उनका आइन भी कहता है। मैं और आप वो डिबेट नहीं कर रहे कि कौन सा सबसे अच्छा सिस्टम है, बट अगर आप ये कहते हैं जमहूरियत और फिर आप उस पर अमल नहीं करते उस आइन के ऊपर, तो फिर then there are serious contradictions, and those contradictions then lead to what has been happening in Pakistan. सर आपके ख्याल में डार साहब ने PTM के दौर में इकॉनमी को संभाला या नुकसान पहुंचाया? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इतना नुकसान उस्मान बुज़दार ने PTA को नहीं पहुंचाया जितना डार साहब ने PMLN को पहुंचाया। एक चीज़ तो आप मानते हैं ना कि उस्मान बुज़दार जो एक तरह से सबके लिए जोक बन गया, तो वो रेफरेंस होता है खराब परफॉर्मेंस का, तो मानते हैं। तो PTA खुद वो खान साहब जिस दिन मानेंगे ना, मैं कहूँगा खान साहब बदल गए। ये मेरा ये हमेशा सवाल हो गया बुज़दार को अगर वो मानेंगे, क्योंकि सब जब उस रेफरेंस से बात करते हैं। एनीवेज ऑन अ सीरियस बेसिस, यस द परफॉर्मेंस वर फार अवे फ्रॉम व्हाट शुड हैव बीन।
बहुत बुरी थी उनकी परफॉर्मेंस। हाँ, क्योंकि उसका ज़ाहिर सी बात है, अगेन मैं उन्हीं अवाम की तरफ जाऊँगा कि उसका जो भुर्ता निकला वो तो अवाम का निकला ना, महंगाई की सूरत में। 30 अब एक एक कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि क्लैरिटी देते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी रही है। वो पाकिस्तान के पिछले अदवार के हवाले से भी, दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से भी बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है ना? जिस तरह CPI है, जिस तरह ग्रोथ है। सो इससे बुरा कॉम्बिनेशन, लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि आपकी महंगाई एक्सट्रीम हाई हो और ग्रोथ नेगेटिव हो। सो इट्स लाइक कि आपकी महंगाई बढ़ रही है दबा के 30%, 35%, और आपकी इनकम लेवल नहीं बढ़ रहे। चाहे आपने दोस्त ममालिक से पैसे लेने हो या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेने हो, IMF इज़ द बेंचमार्क। वो होगा तो बाकी सब आगे बढ़ेंगे, और जो हमने देखा ऐसा ही हुआ। बट हम IMF को ललकार रहे थे, हम चैलेंज कर रहे थे, ऑन इन पब्लिक चैलेंज कर रहे थे। तो मेरे गलत पॉलिसी थी गलत पॉलिसी थी। पहले तो मैं और आप रोज उठ के सुबह अखबार में शाम को पढ़ रहे हैं कि अब क्या हुआ IMF का, अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, अब कैसे हो गया, ये केयर टेकर आई है। डॉक्टर शमशाद ने इसका मतलब है अच्छा काम किया ना। अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड कैसे ठीक हो गया, अब डॉलर्स की स्मगलिंग कैसे ख़त्म हो गई, अब कैसे डिस्कोस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। देयर हैज़ टू बी एन आंसर। सो अगर आप अगस्त में जहाँ छोड़ के गए थे, अगर आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद केयर टेकर्स ने आके उसको इतना सिग्निफिकेंट, प्राइवेटाइजेशन को ले लेना, 16 महीने भी केयर टेकर के दौर में ही ऊपर गई जी। केयर टेकर 40,000 से 60,000, 65,000, 66,000 भी गई। तो आप कोई भी इंडिकेटर देख लेना उस हवाले से, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से हो, चाहे कुछ भी हो, एक सैनिटी आई है, एक थोड़े से मार्केट में लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो सर हम क्या कहें, देने वालों ने PDM हुकूमत का साथ नहीं दिया उस वक्त में, या फिर केयर टेकर जो है वो ज़्यादा उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, वो ज़्यादा काबिल लोग? यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द केयर टेकर्स। मैं एक प्राइवेटाइजेशन की एग्जांपल देता हूँ। हाँ, वो सवाल भी है मेरा आपसे। स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बदहाली सब एग्री करते हैं। कोई बता रहा है 1.4 ट्रिलियन की 2 साल में लॉसेस हुए हैं, कोई 1.5 ट्रिलियन के, 600, 700, 800 बिलियन के एनुअल होते हैं। 100 बिलियन तो सिर्फ PIA करता है। आप 16 महीने में, मेरा ख्याल है, पता नहीं आप कितना फॉलो करते हैं, बट 99.9% पीपल ऑफ पाकिस्तान डू नॉट इवन रिकॉल हु द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर वाज इन दैट 16 मंथ। ये ज्यादती नहीं है। अब अगर ये कहें कि जी वो टाइम कम था, यू हैव टू शो द लिटिल स्टेप्स वट एवर टाइम यू गेट। अब इस 6 महीने में आप फवाद हसन फवाद को देख लें, TV पर नज़र आते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र से मीटिंग करते हुए नज़र आते हैं, कुछ अखबार में हम देखते हैं कि जी PIA गई है, हालांकि उनके पास तो 6 महीने का तो कोई टाइम ही नहीं होता, बट एटलीस्ट दे आर मेकिंग दैट एफर्ट। लाइक आई से, द लिटिल एफर्ट्स। यू कांट जॉइन अ कैबिनेट एंड देन आफ्टर द एंड ऑफ दैट टेन्योर यू से कि हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने स्टार्ट ही नहीं किया एफर्ट, फिर लगाना नहीं था। सर आप भी निजकारी के वजीर रहे हैं सर। PIA, रेलवे, स्टील मिल हमारे सालाना तकरीबन 200 अरब खा जाते हैं सर। सबको पता है, सब कहते हैं कि इनकी निजकारी होनी चाहिए, बेच देना चाहिए, बेच देना। सर करते क्यों नहीं है? पहली बात तो ये मैं आपको तमाम पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि तमाम जो हुकूमतें आती हैं वो एक हमारी हिस्ट्री में ऐसे फंस के बैठी हुई हैं कि वो बड़े फैसले नहीं करती। कोई मुल्क जिन्होंने तरक्की की है, जर्मनी, जापान को ले लें, आप सिंगापुर को ले लें, आप मलेशिया को ले लें, आप कोई मुल्क ले, वो बड़े फैसले करते हैं। हिस्ट्री में फंस के नहीं बैठे रहते, बड़े फैसले करते हैं जो अनपॉपुलर होते हैं, जिसकी पादाश में आप 1991 का इंडिया देख लेना। इंडिया वाज वही हिस्ट्री में फंसा हुआ था, वही कांग्रेस की पॉलिसीज़ थी जो सोशलिस्ट पॉलिसीज़ थी, दैट लेड इंडिया टू अ कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट कोलैप्स। जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव कोई बड़े ब्रिलियंट प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। इट वाज द इनिशिएटिव ऑफ मनमोहन सिंह हु वेंट एंड टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर कि इंडिया ख़त्म हो गया। अब हमें वो फैसले करने हैं जिससे हमने हिस्ट्री का जो वो ट्रेंड है बिल्कुल चेंज करना है, और वो बड़े फैसले करने नरसिम्हा राव ने जब एग्री कर लिया तो उन्होंने ये भी वार्न किया कि ये इतने अनपॉपुलर होंगे और ये इतने पेनफुल होंगे इन द शॉर्ट टर्म, 1 to 2 years or 3 years, कि Congress will almost certainly lose the elections. And you know what was the answer of the Prime Minister, Indian Prime Minister?
लेट इट बी इफ़ इट इज़ गुड फॉर इंडिया। और आज बीजेपी की हुकूमत है ना, आज बीजेपी का हर मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जब क्रेडिट देता है इंडिया की रिवाइवल को, तो वो उन्हीं को देता है। सो वो बड़े फैसले होते हैं। अगर आप लास्ट स्टेज पर आके पीआईए में फंस जाएं कि क्या होगा, अनपॉपुलैरिटी होगी, इमरान खान क्या करेगा, तो सर फिर आप तो लोगों कुछ ने भी क्यों नहीं हो की? सकता। 2013 के बाद से आप लोग रहे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं की? 5 साल बहुत होते हैं सर, किसी एक इदारे की कर देते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि हमारे पे जो मेरा टास्क था, एक तो पहले था चूँकि हमेशा हर दफ़ा की तरह डॉलर्स की कमी थी, तो पहला फोकस था कि कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करें जिससे डॉलर्स आए, जो हमने 6-8 महीने में, 1 साल में मुकम्मल भी कर लिया। एचबीएल की वो लार्जेस्ट सिंगल अभी भी फ्रंटियर मार्केट में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है, मोर देन $1 बिलियन, $500 million और क्लोज टू दैट यूबीएल की और भी की। बट साइमल्टेनियसली हमने उन इदारों को तकरीबन 40-50 इदारों को एक्टिव लिस्ट में डाल दिया, जिसमें पीआईए और ये सारे शामिल थे। 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी थी, स्टील मिल भी थी। एक्टिव लिस्ट पर डालने का मतलब ये, यू स्टार्ट द प्रोसेस इज़ फर्स्ट थिंग, अपॉइंट द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। बड़ा हमने ज़बरदस्त तरीके से काम किया। वो एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, दैट इज़ अबाउट 2 to 2.5 years का होता है। वी डिड दैट। हमने सबसे आगे रखा था, हमने इन तकरीबन 40 इदारों का वो कर दिया था। सबसे आगे रखा था कि सबसे पहले हमने रोल ओवर करना है कौन, द बिग 3, विच इन माय व्यू वर पाकिस्तान स्टील, पीआईए एंड फेस्को अमंग द वो। और ये सिंबॉलिकली था कि स्टील मिल पीआईए फेस्को चला जाएगा तो उसके बाद तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। एंड रिजल्ट क्यों नहीं आया? एंड रिजल्ट हमने बिल्कुल लास्ट में फेस्को के डार साहब ने मना कर दिया था क्या? फेस्को के बिड्स आ गए थे। बिड्स का मतलब ये होता है अपने लिफाफे खोलने हैं, अब सबसे जो अच्छी प्राइस है उसको देना है। ये स्टेज आ गया था। स्टील मिल का भी लास्ट स्टेज आ गया था, पीआई का भी। देन द गवर्नमेंट टुक द डिसीजन कि जी हम इस वक्त नहीं करते। किसने लिया था ये डिसीजन? अब वो मेरा ख्याल है पहले भी मैंने उसकी वजाहत की थी, बट आई थिंक आई डिड नॉट एग्री देन कि पॉलिटिकल, और मुझे पता था कि प्राइवेटाइजेशन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दुनिया भर में एक ऐसा मरहला होता है जिसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो प्रोफेशनल काम होता है, वो जो बड़ा ज़बरदस्त होता है, चैलेंजिंग होता है, इंटरेस्टिंग होता है, और दूसरा होता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, कि पॉलिटिकली आप विल यू बी एबल टू सस्टेन द प्रेशर दैट विल कम, बिकॉज लेबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ऑपोजिशन होती है। इसमें इमरान खान ने भी अपना बहुत भरपूर, नहीं, पहले इमरान खान का भी भरपूर कंट्रीब्यूशन था इसमें, डराने में, हिलाने में, जो मैं कहता हूँ नहीं लेना चाहिए था। जब कोई ना कोई तो ऑपोजिशन होती है और वो शोर भी मचाती है, लेबर भी शोर मचाती है। तो उस वक़्त फिर तीनों में, ये अक्टूबर 2015 की बात है, तीनों उस वक़्त फाइनल स्टेज पर थे और उस वक़्त फ़ैसला किया गया। एक कैबिनेट कमेटी है प्राइवेटाइजेशन की, अभी भी है, उसको चेयर करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर डार साहब थे। बट मैं एक्सक्लूसिव सिर्फ उनको नहीं, टू बी फेयर विद हिम, क्योंकि ये पाकिस्तान में फैशन भी बन गया, वो डार साहब। मेरा ख्याल है उसमें ज़ाहिर है उस वक़्त और भी जो लोग थे, सबका वो था। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था, बट ओवरऑल मेरा ख्याल है। सर नून लीग से आपकी रफ़ाकत 11 साल की है। आपने उस वक्त नून लीग को डिफेंड किया जब बहुत कम लोग करते थे, क्योंकि आप लोगों का बयानिया ही ऐसा था। 5-6 लोगों के अलावा जाती उम्र 10 किलोमीटर करीब नहीं आते थे। सर मैं क्रेडिट देता हूँ आपको उसका। तो सर उसके बाद जब अच्छा वक्त शुरू होने लगा, बज़ाहिर पीडीएम वीडीएम बनने लगी, ये वो, उसके बाद फिर दूरी, अच्छे वक्त में दूरी, मतलब क्यों? आप नून लीग से नाराज़ हैं या नून लीग आपसे नाराज़ है? मेरा ख्याल है म्यूचुअल। नहीं बता देना आज नाराज़ कौन है? नहीं, देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको ये बताया था कि मैं उस जद्दोजहद में पहले दिन से शामिल था, जो मैं समझता था कि ये जो सब कुछ हुआ है 2018 में, 17 में, ये गलत हुआ है और बहुत गलत हुआ है। आई केम एज अ टेक्नोक्रेट, बट आई थॉट आई ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरा नाम इतना बन गया है कि मैं एक कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और टूथ एंड नेल अपोज किया पीटीआई को इन द मैनर जो हमारा आइन देता है, उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को, उनकी फॉरेन पॉलिसी को, और डिफेंड किया पीएमएलएन को, मियां नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को, एंड सो ऑन। द वर्स वाज ओवर फॉर द पार्टी, मैं ये बात कर रहा हूँ। और पॉलिटिकली भी मैंने पहले कहा था कि हम गेन कर रहे थे सारे पाकिस्तान में उस हवाले से। तो उस वक़्त ये यू टर्न लेना और कॉम्प्रोमाइज़ कोई करना, आई थिंक दैट वाज नॉट इन लाइन विद, तो फिर हमने 2017 में ही कर लेना था, 2018 में ही कर लेना था। सो वो एक मेरे लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए एक सेटबैक था कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी शुड हैव डन।
अच्छा सर, आप इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीबी समझे जाते थे। कभी भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है सर मुलाकातें होती रही हैं, फिर आप कहते हैं कि नहीं। अच्छा चलें, जी जब नून लीग के बीच में और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में दूरी थी, जी। तो तब आपने पैचअप करवाने में बड़ा किरदार अदा मैं किया। एक तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, मेरा कोई इनिशिएटिव नहीं था, पहली बात, बिकॉज आई वॉज बाउंड बाय पार्टी डिसिप्लिन। ठीक है, वो मैं आगे पूछता हूँ आपसे। हमारा वो था, वोट को इज्जत दो। मैं जनरल बाजवा को जानता था, मैं आई नेवर वेंट एंड मेट हिम, नेवर, फ्रॉम द टाइम। बल्कि जब मैं गवर्नर भी था उस वक्त भी एक ही मेरी मुलाकात हुई थी, क्योंकि पनामा शुरू हो चुका था, डॉन लीग्स हो रहा था, हमारी पार्टी का एक मौक़िफ़ था, एंड आई थॉट कि वी आर ऑन द अदर साइड, तो आई शुड कॉम्प्रोमाइज़ माई एनी रिलेशनशिप दैट आई हैव। वो एक ऐसे महसूस होगा कि जी मैं उनसे मिल रहा हूँ। ना ही इलेक्शन के वक्त में मिला, ना ही जो कन्विक्शंस करवाई गई नवाज शरीफ के लिए, किसी में नहीं मैं मिला। आपकी कितनी बार मुलाकात हुई है बाजवा साहब से? मेरी 2 दफ़ा हुई थी। 2 बार मुलाकात हुई है। अच्छा, और जो आपकी लास्ट वाली मुलाकात हुई है उसमें फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे? जी। अच्छा, और ख़्याल किया जाता है कि उस मुलाकात के बाद ही जो है वो इमरान खान की हुकूमत के लिए बुरा वक्त शुरू हुआ, मगर एक ख़्याल ये भी है कि फैज़ हमीद साहब तो पीटीआई की हुकूमत को चलने देना चाहते थे। एक्चुअली इसमें अबहाम है। तो सर उस नहीं, मुलाकात के बाद, और इसमें फैज़ हमीद भी मौजूद हैं, नहीं, तो इसमें अबहाम ये है हम्म, कि एक तो ऐसा नहीं होता कि एक मुलाकात हुई कि सब कुछ अच्छा जी हम इसको डंप कर देते हैं इमरान खान को, ऐसा हो ही नहीं सकता, और नवाज शरीफ को लेके आ जाते हैं। ये सितंबर फर्स्ट वीक 2020 है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या फैज़ हमीद साहब को जो हटाया गया था वो 2021 अक्टूबर में हटाया गया था। बिल्कुल सही। ठीक है ना, सो एक साल के बाद। सो वो एक होती हैं कुछ जो चीज़ें होती हैं जिसको आप कन्विंस कर लेते हैं कि जी आप बहुत एक्सट्रीम पर चले गए, अब आप थोड़ा सा रिलीफ नहीं, आप इंसाफ करना शुरू करें। लाइक फॉर एग्जांपल मरियम नवाज़ वाज कम्प्लीटली बैंड, वो नहीं लगता था, कोई टिकर भी नहीं चल सकता था। हम जब जाते थे जलसों में तो अगर कोई चैनल रिपोर्ट कर देता था, टिकर चला देता था, उसको पैमरा का नोटिस आ जाता था, 48 घंटे बंद हो जाता था। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि उनको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वाई मरियम नवाज़ कांट डू पॉलिटिक्स। तो वो उनके बकौल वो कांटा लग चुका था कि नहीं मरियम नवाज़ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्या किया ना, उन्होंने तो पब्लिक ऑफिस भी नहीं होल्ड किया। Anyways, so there were certain things that they agreed and जिसका effect आना शुरू हो गया था within the next 10 days or so, and there are certain things that did not materialize, या उन्होंने कोई वादा भी नहीं किया था as such कि जी एकदम से हम कुछ कर देंगे या क्या जो भी है। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि within the next 2 to 3 weeks PDM बन गई, that was the first time. So PDM was the reaction according to the military establishment. उस मुलाकात में आपको कुछ इशारे मिले थे कि मतलब कुछ होने जा रहा है, या आप लोगों को रिलीफ मिलने जा रहा है, या इमरान खान के लिए कुछ सख्त होने वाला है? नहीं, वो उन्होंने मतलब इशारे तो अब इंटरप्रिटेशन की बात है ना कि इशारे सर क्या सुना है दिए बड़ी थे। घंटों लंबी मुलाकात थी। घंटों लंबी, देखें उसमें एक अगेन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से आप बात करते हैं, आप कोई लॉजिक से बात करते हैं, आप सीधा जाके ये नहीं कहते यार आप क्या करेंगे, उनके केसेस वापस ले ले, ऐसे तो नहीं बात करते। यू हैव टू लॉजिकली कन्विंस कि द पोजीशन दैट द एस्टैब्लिशमेंट हैज टेकन एट दैट मोमेंट गो बैक, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो, जनरल बाजवा। और आप ये देखें कि आप खुद ओन नहीं करते उन फैसलों को जो जनरल मुशर्रफ ने किए थे, जब उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ और मरियम हैव नो फ्यूचर इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। व्हाट हैपेंड, वो खुद प्रेसिडेंट थे फरवरी 2008 में बैठे हुए जब रिजल्ट्स आ रहे थे और वही दोनों जीत रहे थे। तो और या आप उससे पिछले चले जाएं बेनज़ीर या जो अनफॉर्चुनेट जो किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैंने कहा कि आपको भी हिस्ट्री आज से 10 साल के बाद या 5 साल या 15 साल के बाद आप अपना भी लेगेसी कुछ क्रिएट करके जाएं। सो आपने कर लिया जो करना था, अब इंसाफ होने दें। अब पॉलिटिकल लीडरशिप पर छोड़ दें तमाम पॉलिटिकल, इंक्लूडिंग पीटीआई। हम ये नहीं कह रहे आप उनको फारिग कर दें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप वो सीढ़ी जो आपने लगा के रखी हुई है, जो आउटसोर्स किया हुआ इमरान खान ने मिलिट्री को टू रन पॉलिटिक्स, टू रन पार्लियामेंट, वो पीछे कर लें ताकि सबके लिए, पाकिस्तान के लिए भी दैट इज़ द बेस्ट कोर्स फॉरवर्ड। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि वो एकदम से ऑर्डर्स इशू कर दें, इट्स अ प्रोसेस, एंड वो प्रोसेस होना था या नहीं होना था। पीटीएम अगर ना बनती तो वो पहले हो जाता इमरान खान डंप, मुझे नहीं पता, वो तो फिर नोशनल बातें। बट इट टुक अ वाइल फॉर some of the things they did, some of the things
नहीं हुई। हम ये कह सकते हैं कि आप उन दोनों साहिबान को अपनी बात मनवाने में, कन्वेंस करने में कामयाब रहे। उसी के बाद मरियम साहिबा को भी रिलीफ मिलना शुरू हुआ। नहीं, नवाज मरियम शरीफ साहब साहिबा को तो देखिए कुछ लॉजिक ही नहीं थी ना। मतलब क्या मैं पूछा था ना, कौन से, ना कानून के तहत, ना इंसाफ के तकाज़ों के तहत, ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में यू विल बी एबल टू जस्टिफाई योर एक्शंस। आपने बहुत ज़्यादा, मैंने कहा आपने 2 दफ़ा उसको अंदर बंद कर दिया भाई। मतलब वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, करप्शन पर 2 दफ़ा अलग वो कर दिया। मतलब एक तरफ ट्रस्ट डीड जो उसका भाई भी ओन करता है वो भी ओन करती है। मतलब एक कोर्ट में, चाहे वो 2 नंबर है ट्रस्ट डीड, जो कि नहीं थी 2 नंबर, मुझे पता था। तो फिर आप कौन है बीच में आके कहने वाले कि नहीं नहीं ये ट्रस्ट डीड सही नहीं है। सर, बाजवा साहब से आपकी 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। तो सर, उन्होंने आपसे शिकायत नहीं की कि आपने मरियम साहिबा के लिए कहा कि ये गलत हो रहा है, ये वो आवाज़ उठाई आपने, तो उस जानिब से कहा नहीं गया कि आप लोग भी तो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन ले रहे हैं? मरियम साहिबा उस वक्त कैसे खिताब कर रही थी, नवाज शरीफ साहब बाहर से कैसे ज़ुबान इस्तेमाल नहीं, करते वो थे? उसके बाद शुरू हुआ था। आई थिंक ये जब वो कुछ प्रॉपर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उसका बनता ये है कि दिस इज़ फर्स्ट मीटिंग वाज एंड ऑफ अगस्त, एंड नवाज शरीफ ने कुछ भी नहीं बोला था उस वक्त तक। ही वाज इन एग्जाइल। और सितंबर 7 को सेकंड मीटिंग हुई थी। जब पीडीएम बनी है तो उस वक्त फिर वो शुरू हुआ एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव। नवाज शरीफ साहब बाहर थे और वो नेम कॉलिंग नहीं की थी शुरू में, बट बहुत हार्ड लाइन उन्होंने लेनी शुरू कर दी थी। 23 सितंबर को फर्स्ट टाइम वो जो उन्होंने फिर रिएक्ट किया जनरल बाजवा वगैरह ने कि भाई आप हमारे ऊपर पड़ गए हैं, अभी तो आप पीस टॉक्स कर रहे थे। तो उन्होंने वो पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि जी मैं मिला था उनके साथ। और फिर जाके ये जो नेम कॉलिंग थी, ये अक्टूबर 16 को जो जलसा था गुजरांवाला को, उस दिन ये स्टार्ट हुआ था नेम कॉलिंग। वो तो तारीखी जलसा था सर, जी, तारीखी जलसा था। हमने भी सुना था। तो सर, तो फिर हम क्या कहें कि आपकी मुलाकातें उनसे कामयाब रही थी या नहीं रही थी? क्योंकि बाद में तो फिर ये भी शुरू हो गया ना, तो फिर मामला बिगड़ा कहाँ से? मामला बिगड़ा ऐसे होता है ना कि उसका एक प्रोसेस रन होना था। प्रोसेस रन का ये नहीं था कि आप, बिकॉज एक तो कोर्ट के केसेस थे ना, सबसे बड़ी बात ये, वो मोस्टली जाली केसेस थे। तो वो जाली केसेस को वो विड्रॉ करने को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं नोटिफिकेशन इशू कर सकता। वो मुझे और आपको उसका सिलसिला भी नहीं पता कि वो बैकडोर में कैसे होता है। होता तो है उनकी वो जिस तरह शौकत सदीकी ने पब्लिकली कहा कि जी जब उनको कहा गया कि आप कन्विक्ट करें मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, तो वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इट्स अ प्रोसेस ना। सो वो प्रोसेस मेरे हिसाब से अगर वो उस वक्त इतना शायद हार्ड लाइन, तो शायद हो सकता है कि वो सीढ़ी खींच लेते पहले, देन दे डिड अल्टीमेटली। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हार्ड लाइन उन्होंने लेना शुरू कर दी, इंतज़ार नहीं किया, ये थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसमें थोड़ा टाइम लगना था जी। और मगर नवाज शरीफ और मरियम साहिबा ने वेट नहीं किया। मरियम का तो उसमें नवाज शरीफ का, और ये सिर्फ इनका नहीं था, बाकी जो पीडीएम वाज ऑब्वियसली कंपोज्ड ऑफ पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। और उसमें ये था कि हमें एक सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए एक अलायंस के थ्रू। और उसमें पीएमएलएन का मौक़िफ़ तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जी हमें असेंबलियों से भी निकल जाना चाहिए, जिसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमारा वो जो मुज़ाहमती बयानिया था ना, बहुत एक्सट्रीम मुज़ाहमती बयानिया, वो विद इन द पार्टी ऑल्सो डिड नॉट फाइंड मैनी फ्रेंड्स। लाइक शहबाज शरीफ साहब, हमेशा से उनका मौक़िफ़ ये रहा कि मुफ़ाहमती तरीका इज़ द वे फॉरवर्ड। मज़ाहमत करना इज़ लाइक कि एक दीवार है, उसमें आप टक्कर मारें, सर फटेगा आपका, अचीव कुछ नहीं करेंगे। मरियम नवाज़ का एक बड़ा अच्छा और जो मैं समझता हूँ कि सही पॉइंट ऑफ व्यू था, मुज़ाहमत होगी तो मुफ़ाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर, आप कुछ शो करेंगे तो वो आके आपसे बात करेंगे ना। एक तो वो तो सब एग्री करते थे कि वी हैव बीन अनडन। सर, मुफाहमत तो हो गई थी ना, आपने कहा कि बीच में नहीं, मुफाहमत का एक प्रोसेस होना था ना, मुफाहमत का एक प्रोसेस होना था। फिर जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, वो जब मार्च 2021 में बाहर आए, तो उसके उस वक्त एक मेरा ख्याल है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, बट जो जेन्युइनली जो हमें लगा कि अब हम वी आर ऑन दी प्रोसेस टुवर्ड्स मुफाहमत। और उसका अगेन इट इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ the relationship between the establishment and Imran Khan in terms of
देयर कंसर्न, सीरियस कंसर्न कि ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत पीछे चला जा रहा है. बुज़दार वाज वन ऑफ द रीजंस आल्सो, सेवरल अदर रीजंस, फॉरेन पॉलिसी वाज द रीजन एंड सो ऑन. तो वो जो उनकी जो रोमांस था इमरान खान के साथ, वो ख़त्म हो चुका था. आपकी मुलाकात में भी ऐसी कोई डिस्कशन हुई थी पीटीआई के ऊपर या कारकर्दगी के ऊपर, या उनको लगा हो कि बुज़दार पे उनको नहीं, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है? उन्होंने मेरे साथ स्टैंड लिया था, मुझे तो अपनी जितनी भी इकोनॉमिक्स आती थी कन्विंस करने की कोशिश की कि हालात अच्छे नहीं, हालात बहुत ख़राब हैं, अब मईशत ख़राब हो रही है, अच्छी उनको नहीं हो रही. रियलाइजेशन नहीं थी क्या? देखिए, यही मसला होता है ना कि एक बहस, इकोनॉमिस्ट में बहस होती है, तो अभी तो आप बात कर रहे हैं कि दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग बात कर रहे हैं. उनकी अपनी एक कहानी थी, उनकी अपनी एक स्टोरी थी कि नहीं जी मईशत तो बड़ी अच्छी जा रही है, और मैं उनको प्रूव कर रहा था कि मईशत अच्छी नहीं जा रही. भाई कैसे अच्छी जा रही है? अनएम्प्लॉयमेंट देख लें, इन्फ्लेशन देख लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, स्टॉक मार्केट देख लें, बाकी जो भी समझ बूझ थी. तो मैं तो उनको उस हवाले से, और करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने कहा करंट अकाउंट डेफिसिट का आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पीएमएलएन ने जहां छोड़ा था, वो सही कह रहे थे कि 18 बिलियन से ज़्यादा पर छोड़ा था, और वो कंसर्न था, हम मानते हैं कंसर्न था. बट अब क्या हो रहा है? तो आप इसके बेसिस पर, एहदाफ के बेसिस पर हुकूमतें बनाते या जोड़ते नहीं हैं. ये अवाम का काम है. आपका कंसर्न वैलिड भी हो सकता है कि जी पीएमएलएन की हुकूमत ने ये परफॉर्मेंस लेवल नहीं दिखाया. आपका ये भी सही हो सकता है कि पीटीआई की हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त कर रही है. लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू थिंक, इट इज़ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हु हैव टू डिसाइड who is good or bad, as our constitution says, as thought by the founder of the nation, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. मैं ये उनको ये कहा था कि जी उनके यहाँ ये नहीं था कि आइन में ये होना चाहिए कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर नहीं होगी तो इंटरवेंशन हो जाएगी. आपने जब ये सब बातें की तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स था? वो भी बहस कर रहे थे, नहीं, वो डिफेंड कर रहे थे. हाँ, वो डिफेंड कर रहे थे, इमरान अंदाज से डिफेंड कर रहे थे इमरान खान को. ठीक है, तो फिर एंड क्या निकला? मतलब आप उनको कन्विंस करने में कामयाब रहे? मतलब आप तो यही चाह रहे थे ना कि वो पीटीआई की तरफ, उनकी कारकर्दगी की तरफ नजर जाए. अगर आप मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल उस वक्त कर लें कि मैं कितना सेटिस्फाइड निकला था आफ्टर दोस 2 मीटिंग्स, तो आप समझ लें कि 50-50% था. आई थॉट कि सम थिंग्स ही विल एब्जॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज और वीक्स, जो मैंने बातें की हैं. क्योंकि मैंने उनको कहा था इन पर प्लीज़ आप सोचें, इस पर आप पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो इनटू अ सिचुएशन वेयर आपके लिए मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा. गुलजार से बाजवा साहब भी खुश नहीं थे? नहीं खुश थे. अच्छा, जब आपकी लास्ट मुलाकात, आप जानते हैं किसी को जो खुश था? नहीं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान भी खुश नहीं होंगे. अब आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी, बाजवा साहब भी थे और फैज़ हमीद साहब भी थे, उसमें जब आप उठ के आ रहे थे तो आप क्या गेन करने में कामयाब हुए थे? मेरा ख्याल है जो नेक्स्ट 1 वीक में मैंने देखा कि मरीम नवाज़ को मीडिया ने कवरेज करना शुरू कर दिया है, उनके टिकट्स चलने शुरू कर दिए हैं. आपको कहा था कि ये हो जाएगा? हाँ, उन्होंने कहा था. उन्होंने बिल्कुल ये कहा. मैंने उनको कहा था कि नहीं, आई वॉन्ट एन आंसर. वाई मरीम नवाज़ कांट डू पॉलिटिक्स? वाई कांट शी हैव पॉलिटिकल एम्बिशंस लाइक एनी अदर पर्सन? शी इज़ अ पॉपुलर लीडर एंड देयर इज़ नो डाउट, आज भी आफ्टर नवाज शरीफ शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर पीएमएलएन लीडर. तो आप कांटा लगा दें भाई. मैंने कहा कि ये जो कांटा आपने लगाया था ना बेनज़ीर भुट्टो पर, एस्टैब्लिशमेंट ने, ज़ियाउल हक ने, वो 1979 में आपने फांसी दे दी, और फिर बिटवीन 1979 आफ्टर दैट और टिल अबाउट 1986 शी वाज फोर्स्ड इनटू एक्साइल. उससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, उससे बेनज़ीर भुट्टो का तो नुकसान हुआ था, पीपल्स पार्टी का तो नुकसान हुआ था, बट पाकिस्तान का नुकसान हुआ था. हमारी हिस्ट्री और तारीख हो गई थी. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अनडू all the injustices of the past, not just against Nawaz Sharif or PMLN, but with regard to the political process that is done in Pakistan. आपकी फैज़ हमीद साहब से भी अकेले में कोई मुलाकात हुई है? हर चीज़ नहीं शेयर करने का. तो जब किताब लिखूंगा तो उस वक्त नहीं तो आ जाएगा. वो जो पॉलिटिकल आउटसोर्स थी पीटीआई की, वो तो जनरल फैज़ हमीद को दी हुई थी ना. सो दैट इज़ वाई ही वॉज अ विटनेस. मैं हमेशा से ये कहता हूँ, देखें ना, ये इमरान खान की सबसे बड़ी मिस्टेक थी. बजाय कि जहांगीर तरीन को आउटसोर्स करने के लिए कहते, चाहे वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन से डील करना था, चाहे वो मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप के हवाले से था, डैट वुड हैव बीन फार फार बेटर.
with the kind of acumen and understanding that जहांगीर तरीन had, चूँकि वो काबीना में शामिल नहीं हो सकते थे because of the disqualification, उसके बदले उन्होंने सोचा कि सब कुछ इनको ही दे दें और ये मैनेज करके देंगे. That formula never has worked in Pakistan, will not work in Pakistan. वो जो political outsource थी PTI की, वो तो जनरल फैज़ हमीद को दी हुई थी ना. So that is why he was a witness to that. मैं हमेशा से ये कहता हूँ. लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग नून लीग वाले, ऑफ द रिकॉर्ड एक दो लोगों से मेरी बात हुई, तो क्या नून लीग आपसे इस वजह से भी नाराज़ है कि उनको लगता है कि आपने डबल प्ले किया है जब आप इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के बीच में पैचअप करवा रहे थे? क्या ऐसा है? देखिए, डबल प्ले करने का फिर असरात आते हैं ना सामने. अब तो बहुत टाइम गुजर गया और उसके बाद भी बहुत टाइम था. जिस तरह मैंने कहा, ये 2020 सितंबर की बात है. तो डबल प्ले करने का तो मुझे कहीं से बेनिफिट होता ना पर्सनली, और वो बेनिफिट आता कि जी मैं गवर्नर लग गया हूँ या कोई मिनिस्टर लग गया हूँ इमरान खान की काबीना में, या हाई कमिश्नर या एम्बेसडर लग गया हूँ. मतलब कोई तो फ़ायदा होता ना मुझे तो उसके बाद नुकसान ही नुकसान हुआ. पर्सनली मेरी फैमिली को भी पर्सनली नुकसान हुआ. तो मेरा फ़ायदा, मैं, या आप कहें इतना सिंपल था या सही अप्रोच यही थी, मैं बिल्कुल अपने फ्यूचर को और प्रेजेंट को उस वक्त के लिंक करता था विद वॉट एवर हैपन्स टू मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एंड PMLN. उनके लिए रिलीफ होगा तो मेरा फ़ायदा होगा, वो अगर वापस हुकूमत में आएंगे तो मेरा फ़ायदा होगा. दैट वाज माय आउटलुक. और वो अगर तो मैं कोई डबल खेल रहा होता तो फिर मुझे किसी पार्टी की तरफ से तो फ़ायदा होता ना. मुझे तो इमरान खान की हुकूमत से भी नहीं फ़ायदा हुआ, ना उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट से फ़ायदा हुआ, ना नून लीग से फ़ायदा हुआ. सो आई एंडेड अप पेइंग अ प्राइस बिगर देन एनीवन एल्स पेड. और मैंने जो उन मुलाकातों के बाद अपनी जो पॉलिटिक्स थी उसको भी जारी रखा, भरपूर अंदाज में जारी रखा. आई बिकेम द सेंटर. इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग, बिकॉज जाहिर सी बात है, ये उसके बाद ये सितंबर 7 को हुआ ना, और फिर ये PDM बनी और ये फिर सारा कुछ हुआ. 16 अक्टूबर को मियाँ साहब ने गुजरांवाला में जो स्पीच की, उससे 10 दिन पहले, 9 दिन पहले स्पेसिफिकली, चूँकि एक मूवमेंट शुरू हो गई थी, तो मियाँ नवाज शरीफ ने मुझे अपना स्पोक्स पर्सन बनाया, और मरीम नवाज का. इससे ज़्यादा लीथल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता था. एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट, एक तरफ मरीम और नवाज शरीफ जो मुज़ामती बयानियाँ, और उसका बोझ किसने संभालना है? मोहम्मद ज़ुबैर ने संभालना है. जब आपने पैचअप करवाने की कोशिश की, उसके बाद नून लीग ने हार्ड लाइन ली, मरीम साहिबा के बयानात हैं, गुजरांवाला जलसा है, उसके बाद सर फिर आपने दोबारा क्यों नहीं रब्ता किया? क्योंकि आप तो एक दो मुलाकातें कर चुके थे. तो आपने मना क्यों नहीं किया? नहीं, कि हार्ड लाइन नहीं ले, हम, मेरी बात चल रही है. नहीं, मेरी बात नहीं चल रही थी ना. आपने मर्जी से ही मुलाकात की थी. मैं पार्टी डिसिप्लिन के हिसाब से, जो पार्टी ने मुझे, लीडरशिप ने कहा करने के लिए, वो मैंने किया. जब उन्होंने कहा नहीं करना तो मैंने नहीं किया. इंटरनल डिबेट क्या होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता, वो तो सेपरेट मैटर. बट एंड बाय द वे, आई वाज नॉट कन्विंस्ड, मेरा ये था ही नहीं लॉजिक कि अब हमें दोबारा जाना चाहिए. मेरे से 1000 गुना ज़्यादा पॉलिटिकल इंसाइट मियाँ नवाज शरीफ का है, और उस वक्त भी था, और उनको पता था ये कट कब करने, जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं. एंड ऑब्वियसली आई फॉलोड दैट. आपने मुस्लिम लीग नून का मीडिया भी देखा, आप इलेक्शन सेल के को भी देखा आपने, मीडिया के मामलात काफ़ी. अच्छा, मरीम नवाज़ का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि उनके पास बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आपसे कोई उनकी बात हुई या आपके इल्म में है, क्योंकि आप भी मीडिया देखते रहे हैं, तो ये क्या है वीडियोस वाला मामला सर? मुझे नहीं पता क्या है. एक जो वीडियो सामने आई थी, वो जो जज साहब थे, जी, मुझे उसी का पता था, और वही बाहर भी आई थी. अदर देन दैट, वो मरीम साहबा ने जारी की थी, आप ही कह रहे हैं? आपको नहीं, उसका मुझे पता था. मतलब पब्लिक को, आपको भी पता है ना, मुझे भी पता है. वो वीडियो आ गई तो सबको पता चल गया. सबको पता चल गया. तो मतलब वीडियोस क्या हैं? कभी आपसे तस्करा हुआ होगा? मैंने कभी भी नहीं बात की. एंड वो मेरा ख्याल है ब्लफ था. आई डोंट थिंक सो. मतलब एक तो उनके ऊपर गलत एक नुक्ताचीनी की जाती है कि जी वो पता नहीं क्या ब्लैकमेल करती हैं. आई डोंट थिंक सो शी एवर इंटेंडेड टू डू दैट. अच्छा, और ऐसी वीडियोस का कुछ सीन नहीं है? कौन सी वीडियो भाई? सर उन्होंने खुद कहा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ. मैं तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ. वो खुद कह चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये. हाँ, कहा है उन्होंने, लेकिन आपने मेरे से पूछा तो मैंने कहा मेरा नहीं ख्याल है कभी ऐसी कोई बात थी. और आप माशाल्लाह से असद उमर साहब के भी भाई हैं, ठीक है. आजकल सर वो कहाँ हैं? आपकी बातचीत होती है सियासी मामलात पर? सियासी मामलात में बिल्कुल भी नहीं होती. अच्छा.
ये वैसे मतलब हमारा कांटेक्ट है। आपने मुस्लिम लीग दौर में बहुत मुश्किल वक्त देखा और उस वक्त बयानिया मैंने अच्छा अभी भी पहले भी देखा कहा, बहुत। अच्छा भी देखा, और उस वक्त आपने डिफेंड किया जब बहुत मुश्किल था, बड़े बड़े साइड पे हो गए थे, आपने डिफेंड किया। तो सर असद उमर साहब की पार्टी पर जब बुरा वक्त आया, मैं आपको मतलब कहता हूँ कि यू आर अ ब्रेव पर्सन, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने बहुत जल्दी सरेंडर कर दिया? उनको भी थोड़ा सा मतलब फाइट करना चाहिए थी। मेरा ख्याल है वो जो कई दफ़ा ऐसे माहौल होता है, मैं जो बिलीव करता हूँ कि मुझे इतनी जल्दी, आई हैड नो बैकग्राउंड, सियासी बैकग्राउंड, ना ही मैं कोई पैसे लेके गया था पार्टी में। सो मुझे जो रिकग्निशन दी गई इन अ मैटर ऑफ 8 months आफ्टर ज्वाइनिंग, आई वाज सिटिंग इन द कैबिनेट जब इलेक्शंस हुए 2013 के। सो इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्राइवेटाइजेशन, गवर्नर सिंध बना दिया। सो आई वॉज इंडेप्टेड। और आज भी मैं समझता हूँ कि मेरा मियाँ नवाज शरीफ ने कॉन्फिडेंस दिया, मुझे इतना रिकग्नाइज़ किया। सो जब बुरा वक्त आया तो आई थॉट आई शुड स्टैंड विद देम। और ये मेरा फैसला नहीं था अकेले, ये मेरी फैमिली का भी फैसला था। तो मुश्किल वक्त था। अगर मरीम नवाज़ के पास आप जाते थे मिलने के लिए तो आपको कॉलें भी आती थी, आपके लिए मुश्किल भी होती थी, आपको चेज़ भी किया जाता था। जब मैं लाहौर में रहता था सबको पता है कि मैं पहुंचता था और वहाँ वो आ जाते थे और मुझे चेज़ किया जाता था हर जगह। जी। कुछ कहते भी थे या सिर्फ चेज ही कहते? अब वो पता नहीं क्या रिपोर्ट बना के भेजते थे, बट ये देखें, जिस तरह मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ना कि गौहर साहब जो पीटीआई के अभी चेयरमैन है, वो एक कोर्ट में थे जस्टिस फायज ईसा के सामने, तो उनको पता चला कि उनके घर पे बिल्कुल लाइव देखा हमने। तो बहुत से लोग महसूस नहीं करते वो उसकी सिग्निफिकेंस, वो कह रहे क्या तोड़ा है, ऐसे क्या बात की है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि एक फ़ोन कॉल भी आए ना आपकी फैमिली को, मेंबर को, तो आप बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी थिंग। इट मीन्स, और साथ में आपके बिजनेस पार्टनर को भी आ रही हो, तो फिर आपके लिए ये होता है कि दे आर ट्राइंग टू शो कि हम हर चीज़ कवर कर रहे हैं। सो तो मैंने इस वजह से आगे बढ़ के, एंड आई वॉज एन्जॉइंग डैट, कोई मुझे वो डर खौफ नहीं था। और मुझे इन ऑपोजिशन एक मूवमेंट तो थी ना, बड़ी हिस्टोरिकल मूवमेंट थी, और उसमें फर्स्ट टाइम एस्टैब्लिशमेंट पर उस तरह से, उससे पहले नहीं ऐसे हमले हुए थे किए गए। उस बिहानिए का बोझ, मतलब अगर हुकूमत में रह के मुझे इतने अच्छे ओहदे मिले थे, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा ओहदा मुझे ऑपोजिशन में एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर नवाज शरीफ, इतने बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में थे और हैं, तो जाहिर है मुझे ये रिकग्निशन मिली, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात सर थी। आपने फाइट दिखाई इसलिए मिली ना। मैं यही आपसे असद उमर साहब के बारे में पूछ रहा हूँ कि उन्होंने आप जैसी फाइट क्यों नहीं दिखाई? क्या रीज़न हो सकता है इसका? क्योंकि आपके भाई हैं आप, नहीं, जाहिर सी मैं बात उस है। पर कमेंट नहीं करूँगा, वो जाहिर है मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपसे ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर? ये वजह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन मैं ये समझता हूँ एज अ होल पीटीआई शुड हैव शोन मोर करेज। बहुत से लोगों ने दिखाई है ना। अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, सनम जावेद हैं और ख़वातीन हैं, या वो और उनके जो उमर अयूब हैं, या और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने करेज दिखाई है। वो करेज दिखाई तो आज उनको वो नतीजा मिला। अगर वो करेज ना दिखाते तो ये तो पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट हिस्ट्री है। अब यहाँ अजीब है पाकिस्तान में एक नज़रिया कि वो कहते हैं, पाकिस्तानीज़ जनरली कहते हैं कि इनमें रेजिलियंस बड़ी है फाइट बैक करने की। तो मैं कहता हूँ उनको, वाई डू वी पुट देम अंडर सो मच ऑफ रेजिलियंस कि दे हैव टू फाइट बैक? भाई उनके लिए हालात अच्छे करके दें, वाई आर वी ट्रीटिंग देम लाइक दिस? तो ये अनफॉर्चुनेट है। होपफुली फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। सही। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि आपके साथ जब नून लीग का आप दिफा कर रहे थे तो बहुत मुश्किल वक्त भी रहा, डिस्टर्ब हुए, और अभी आपने चेस करने की भी बात की। तो सर इसी तरह का हमने देखा कि आपकी करैक्टर एसेसिनेशन भी की गई, एक वीडियो को जोड़ा जाता है, मुझे नहीं पता उसमें क्या सदाकत है क्या नहीं, मगर ये जिसने भी किया, ये कौन हो सकता है कि मतलब इस तरह से किसी को मैं वो उसमें करना? एक चीज़ आपने बात की है, बहुत सी आई हैं वीडियोस पॉलिटिकल। बिल्कुल इमरान खान की ऑडियो आई है सर, ऑडियो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तो मैं वैसे भी कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बट मेरा जो था ना वो पैकेज था। प्लीज़ अंडरस्टैंड, डिफ्रेंशिएट इसलिए था कि उन्होंने मेरा फाइनेंशियल जो वो था उसको क्वेश्चन मार्क किया कि मैं लोगों से पैसे वसूल करके और उनको करप्शन साबित कर। हाँ भिखवा देता हूँ, मतलब वर्स्ट फॉर्म ऑफ करप्शन।
एक तो होता है ना अच्छे तरीके से पैसे बना लिए, उन्होंने कहा नहीं ये मैं पैसे लेता हूँ लोगों से और फिर जब वो मांगते हैं तो मैं फिकवा देता हूँ। फिर उसमें मेरे बिजनेस पार्टनर का नाम और तस्वीर तक दी। दैट वाज टू गो आफ्टर माय बिजनेस, सो इट वाज अ फुल पैकेज। एक वीडियो रिलीज कर देते ना अगर करने होती, और पूरी उसके बिहाइंड जो एक स्टोरी वो चल रही थी ना, समवन वाज स्पीकिंग दैट थिंग। और मैं ये भी बता दूं कि वो बाद में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मेरे फैमिली के सामने ला के जो असल कल्प्रिट्स थे उनका वो जो था जो बयान था, हल्फिया बयान, वो भी सुनवा दिया था कि हाउ दिस वाज डॉक्टर्ड एंड हाउ दिस वाज मेड एंड दे रिग्रेटेड हैविंग डन दैट। जब उन्होंने पकड़ लिया था हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ने, उनको भी पता है, फैज़ हमीद को भी पता है इस चीज़ का, और जनरल बाजवा को भी पता है उस चीज़ का। तो अब ये किसने किया था, दिस इज़ अ $1 मिलियन क्वेश्चन, आई डोंट नो। ये चीज़ तो तय है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में ना होता और मैं इतना आगे बढ़ के ना कर रहा होता तो ये सब ना होता। ये तो बिल्कुल एक हकीकत मेरे लिए, तो वो एक सबसे ज़्यादा मुश्किल था। फिर उसमें जो टारगेट किया था ये गवर्नर हाउस से रिलेट किया गया था। अब गवर्नर हाउस का जो इंतज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि गवर्नर को तो खुद पता भी नहीं होता। मतलब वहाँ रेंजर्स भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है, फ़ौज भी खड़ी है, 24 आवर CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं था। इसलिए मैंने उस वक़्त उनको गवर्नर इमरान इस्माइल को लेटर भी लिखा था कि जी आप अपने रिकॉर्ड से निकाल के अगर मुझे, बट उस वक़्त ही वाज ऑन द रॉन्ग साइड, प्रॉब्ली उन्होंने उस तरह से वो किया नहीं। आई थिंक चाहे वो जिसकी भी ऑडियो आती है, जिसकी भी वीडियो आती है, चाहे वो इस तरह से करैक्टर के हवाले से हो या अदरवाइज हो, पॉलिटिकल हवाले से हो, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक अच्छी रवायत है, बल्कि कंडेम करना चाहिए हम सबको, बजाय कि उसमें जाना चाहिए। हमारे चैनल्स भी शो, हमारी बदनामी होती है सर, मतलब इंटरनेशनल लेवल देखिए पर 2 प्राइम मिनिस्टर्स की, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, इमरान खान की और शहबाज शरीफ की आई ना। What does it show? What kind of a country is this? What are we trying to show to the world? कि even the prime minister is not safe from being recorded without his knowledge. देखे ना, एक तो ये होता है ना, अब हम ये कहते हैं कि जी CIA भी करता है और रॉ भी करता है। पहली बात तो मुझे नहीं पता वो करते हैं या नहीं करते। क्या पब्लिक में कभी आई है? सर हमने नहीं देखी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कभी US की कभी आपने सुनी है, देखी है? कभी इंडिया की देखी है, सुनी है? नहीं आई ना। सो आप एक तरफ अगर कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है, बाय द वे इमरान खान ने जस्टिफाई किया था कि वो उनको नज़र रखनी चाहिए, फ़ोन को टैप भी करना चाहिए एक मंसूर के साथ, और बाद में पछताए भी। जी, बाद में पछताए भी। तो खान साहब को भी काफ़ी बदलना है। चलें सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर।